नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। मोदी जी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं दोस्तों। संसद से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक मोदी जी की सरकार जो है उस पर सवाल उठ रहे हैं। मणिपुर पर चुप्पी साधे रखना अब मोदी जी की सत्ता और उनकी छवि दोनों के लिए घातक साबित हो रहा है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट में मणिपुर की पीड़ित महिलाओं पर सुनवाई में खुद सरकार ने स्वीकार किया है कि पीड़िताओं तक सरकारी टीम अब तक पहुंच नहीं सकी है। यानी सरकार जो हालात संभालने का दावा कर रही है, जिस तरह मोदी जी ने संसद के बाहर 36 सेकंड में मणिपुर पर अपना गुस्सा और दुख दोनों प्रकट करते हुए दोषियों को कहा था कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, उसे अब उनकी सरकार ही झुठला रही है। क्योंकि जब पीड़ित महिलाओं तक ही सरकार नहीं पहुंच पाई तो दोषियों को कब और कैसे सजा होगी, ये बड़ा सवाल है। आइए जरा इस मामले की सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचने की क्रोनोलॉजी को समझ लेते हैं। दरअसल 19 जुलाई को एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होता है जिसमें दो महिलाओं के साथ भीड़ में, जो भीड़ है वो घृणित दुराचार कर रही है। भीड़ उसको यहां हम बयान नहीं करना चाहते हैं, आप लोग देख चुके हैं, उस पर कई सारी बातें हो चुकी हैं। मणिपुर की घटना, दो महिलाओं को भीड़ ने क्या कुछ किया, ये आप सब देख चुके हैं। और जिसके बाद ये 19 तारीख को एक सोशल मीडिया पर वीडियो जारी होता है। उसके बाद 20 जुलाई को CJI यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने इसका संज्ञान लिया और केंद्र सरकार से मणिपुर के हालात पर और इस घटना के संबंध में उठाए गए कदमों पर जवाब तलब किया। इस पीठ ने, जो पीठ गठित हुई, उस पीठ में मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ के अलावा जस्टिस JB पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा शामिल हैं। जिसके बाद 28 जुलाई को, यानी आज से ठीक 2 दिन पहले, केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला की तरफ से एक हलफनामा दाखिल किया गया और उस हलफनामे में सरकार ने कहा है कि 4 मई जैसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए पर्याप्त कदम उठाए गए हैं और ऐसे मामलों को सीधे मणिपुर के पुलिस महानिदेशक यानी DG पुलिस जो हैं वो देखेंगे। गृह मंत्रालय ने हलफनामे के जरिए सुप्रीम कोर्ट को यह भी बताया है कि इस मामले की CBI जांच के आदेश दे दिए गए हैं। केंद्र ने यानी सेंटर ने या मोदी सरकार ने इस मामले की सुनवाई मणिपुर से बाहर कराए जाने की भी सुप्रीम कोर्ट से अपील की है। गृह मंत्रालय ने हलफनामे में यह भी कहा है कि पीड़ितों की सहायता के लिए 2 मनोचिकित्सकों और 1 मनोवैज्ञानिक समेत पूरी तरह से महिला टीम का गठन किया गया है। लेकिन हलफनामा दाखिल करने के समय तक राज्य के अधिकारी कोटेड में कह रहे हैं कि चुराचांदपुर में सिविल सोसाइटी के प्रतिरोध यानी कि विरोध के कारण पीड़ितों तक शारीरिक या टेलीफोनिक रूप से वहां नहीं पहुंच सके हैं, जहां घटना के बाद पीड़ित और उनके परिवार ने शरण ली है। देखिए, अब यहां सवाल तो उठता है, इसलिए हैरानी वाले सवाल यहां उठते हैं कि गृह मंत्रालय का जो ये बयान इसलिए हैरानी वाला है क्योंकि इस घटना के सामने आने के बाद कुछ पत्रकार और कुछ सामाजिक कार्यकर्ता पीड़ितों या उनके परिजनों तक पहुंच चुके हैं। इंटरव्यूज भी आप देख चुके हैं, लेकिन सरकार वहां तक नहीं पहुंच पा रही है। गृह मंत्रालय सिविल सोसाइटी को अपनी राह का रोड़ा बता रहा है, जबकि खुद गृह मंत्री अमित शाह ने 4 जून को जब वो गए थे 2 दिन के लिए, तो उन्होंने वहां से आने के बाद एक ट्वीट किया था। ट्वीट के जरिए उन्होंने कहा था कि मणिपुर में शांति बहाली के लिए सिविल सोसाइटीज का साथ होना चाहिए। यानी कि अमित शाह ने मणिपुर में शांति बहाली के लिए सिविल सोसाइटीज का साथ मांगा था। खैर, 28 जुलाई के इस हलफनामे के बाद आज यानी 31 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में फिर से सुनवाई हुई, जिसमें वकील बांसुरी स्वराज ने एक याचिका का जिक्र करते हुए कहा है कि जो मणिपुर में हुआ है वैसी ही घटनाएं पश्चिम बंगाल और राजस्थान में भी हुई हैं। इस पर खुद CJI चंद्रचूड़ ने कहा कि मणिपुर में जो कुछ हुआ उसे हम ये कहकर उचित नहीं ठहरा सकते हैं कि ऐसा और राज्यों में भी हुआ है। क्या आप कह रहे हैं कि सभी महिलाओं की रक्षा करें या किसी की भी रक्षा न करें? ये सवाल उन्होंने उठाया, बहुत तल्ख लहजे में सवाल उठाया DY चंद्रचूड़ ने। आपको याद दिला दूं दोस्तों कि बांसुरी स्वराज ने दूसरे राज्यों में महिला उत्पीड़न का जो तर्क दिया है, मोदी जी ने उसी तरह अपने बयान में छत्तीसगढ़ और राजस्थान का जिक्र किया था। आपको पता होगा बांसुरी स्वराज कौन है, जरा उनका ताल्लुक किसके साथ है ये भी बता दे रहा हूं। बांसुरी स्वराज सुषमा स्वराज की बेटी हैं, सुपुत्री हैं और एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट में। इसके बाद
जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 36 सेकंड सदन के अंदर नहीं सदन के बाहर मीडिया के सामने अपनी बात रख रहे थे तो उन्होंने कहा था कि मणिपुर की घटना से मुझे क्रोध भी हुआ और दुख भी पहुंचा। इसके साथ साथ उन्होंने जिक्र किया था 2 राज्यों का, एक राज्य छत्तीसगढ़ और दूसरा राजस्थान। और इसके बाद स्मृति ईरानी ने संसद में चीखते हुए चिल्लाते हुए यही बातें दोहराई थी, छत्तीसगढ़ राजस्थान, और तीसरा नाम दोहराया था राहुल गांधी का, जो मणिपुर गए और वहां आग लगा के चले आए हैं। खैर, आज सीजेआई के बयान से मोदी जी और उनके मंत्रियों को करारा जवाब मिल गया है। मुख्य न्यायाधीश ने आज ये सवाल भी किया कि 4 मई की घटना पर एफआईआर 18 मई को दर्ज हुई, आखिर पुलिस 14 दिन तक क्या कर रही थी। सुप्रीम कोर्ट में तो मोदी सरकार की किरकिरी हुई ही है, आज संसद में भी फिर से इंडिया ने मोदी सरकार को घेर लिया है। दरअसल इंडिया जब कह रहा हूं तो इंडिया का मतलब विपक्षी दल का जो गठबंधन है 26 दलों का, उसका जिक्र कर रहा हूं। दरअसल इंडिया के सांसदों का एक प्रतिनिधिमंडल 2 दिन मणिपुर का दौरा करके आया है, लौट आया है, और वहां राहत शिविरों तक पहुंचकर पीड़ित और प्रभावित लोगों से मिलकर के आया है। लेकिन संसद में इस गंभीर विषय पर चर्चा नहीं हो रही है। आज इंडिया के नेताओं ने सदन के बाहर मीडिया से बात की। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि मोदी सरकार मणिपुर से प्रतिशोध ले रही है, संसद की मर्यादाओं को कुचल रही है। मोदी सरकार को मणिपुर शब्द से ही नफरत है, इसलिए वो संसद में मणिपुर पर चर्चा से भाग रही है। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं रणदीप सुरजेवाला। ग्रस्त है, मोदी सरकार मणिपुर से प्रतिशोध ले रही है, बदला ले रही है। मोदी सरकार पूर्वाग्रह से ग्रस्त होकर संसद की मर्यादाओं को बुलडोजर के नीचे कुचल रही है। मोदी सरकार ने यह निर्णय ले लिया है कि उन्हें मणिपुर के लोगों के साथ साथ मणिपुर शब्द से नफरत है। इसीलिए अब पिछले 8 से 9 दिन से संसद में मणिपुर शब्द पर चर्चा होने का नाम ही नहीं लिया जा रहा। इंडिया के 68 सदस्यों ने लिखकर रूल 267 के अंदर एक नोटिस दिया कि सब कार्य सस्पेंड कर मणिपुर में जो कत्लो गैरत हो रही है, भाई को भाई से लड़वाया जा रहा है, कानून व्यवस्था टूट चुकी है, संविधान का शासन कुचल दिया गया है। खुद भारतीय जनता पार्टी के विधायक मान रहे हैं कि मुख्यमंत्री के संरक्षण में वहां स्टेट स्पॉन्सर्ड हिंसा हो रही है और बहुत पहले वहां की भाजपा सरकार को बर्खास्त कर दिया जाना चाहिए था, परंतु प्रधानमंत्री मोदी के संरक्षण में ये सारा माहौल फैल रहा है, महिलाओं को निर्वस्त्र किया जा रहा है। तो मणिपुर की घटना का जिक्र यहां करते हुए क्या कुछ हो रहा है, 267 रूल 267 के तहत सदन में विपक्ष चाह रहा है कि चर्चा हो, लेकिन सरकार 267 से भाग रही है। इस बीच विपक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव भी दिया हुआ है, जिस पर आज सुनने में आया जब राज्यसभा की कार्यवाही चल रही थी तो साहब जो हैं यानी जगदीप धनखड़ साहब, इन्होंने कहा कि 8 और 9 तारीख को इस पर चर्चा होगी, ऐसा सुनिश्चित किया गया है। देखते हैं 8 और 9 तारीख को क्या होता है, अभी समय है इसमें अविश्वास प्रस्ताव पे। लेकिन सदन में जो बातें हुई हैं, जो 267 पे जो विपक्ष सरकार से मांग कर रहा है कि इस पर चर्चा हो मणिपुर को लेकर के, जिस पर सुप्रीम कोर्ट भी नाराज है, तल्ख टिप्पणी कर रहा है, एक तरह से लताड़ लगाई है सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन दूसरी तरफ सरकार जो है वो अपनी बात पर अपने ढंग से, अपने विचार से, अपने तरीके से आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रही है। सरकार के ही कुछ मंत्री जो हैं वो बाहर आकर के, सदन के बाहर आकर के साफ साफ आरोप लगा रहे हैं विपक्ष के ऊपर कि विपक्ष अभी तक मणिपुर पर बात करने के लिए तैयार नहीं है। अब किसकी बात मानी जाए, इसके लिए आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। इन लोगों के बयान तो हम सुना ही रहे हैं दोस्तों, लेकिन आप कुछ मत कीजिए। आप सदन के अंदर जो कुछ हो रहा है, आप संसद टीवी या डीबी लाइव को, उस समय लाइव हम लोग करते हैं, उसको देख लिया कीजिए, आपको सब पता चल जाएगा। इन लोगों की बयानबाजियों से बाहर निकल करके आपको सच्चाई पता चलेगी कि अंदर में हो क्या रहा है। खैर, सुन लेते हैं मंत्री महोदया क्या कह रही है, निर्मला सीतारमण जी। आज आपने राज्यसभा में देखा है कि जब बार बार अब तक
ये कहा जाता था कि सरकार डिबेट करने के लिए, चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है। आज सुबह बिजनेस में लिस्ट भी हुआ सप्लीमेंट्री में, और उस लिस्टिंग में 176 के तहत मणिपुर के ऊपर चर्चा होगा और दोपहर होगा। लीडर ऑफ द हाउस भी इसमें एग्रीड है, और जब चर्चा शुरू करने के समय आया, जो विपक्ष आज तक मणिपुर के अलावा कुछ और बात करने के लिए तैयार नहीं था, इस डिस्कशन में भाग लेने के लिए तैयार नहीं है। हमें बहुत दुख लगता है कि ऑपोजिशन जो पिछले 8 दिन से लगातार मणिपुर के ऊपर चर्चा चाहती थी, आज मणिपुर के चर्चा जब शुरू हो रही है, भाग रहे हैं। जो मणिपुर जाकर के उधर लोगों के साथ बैठकर बात करके, तो कौन भाग रहा है, किधर भाग रहा है, ये तो जनता देख रही है मैडम जी, ये जनता देख रही है। सरकार से विपक्ष चाह रहा है कि 267 के तहत आप चर्चा करवाइए, लेकिन आप 267 के तहत चर्चा नहीं करवाना चाह रही हैं। बात की शुरुआत यहीं से होती है। खैर, जनप्रतिनिधि वहां सदन के अंदर रहते हैं और वो अपनी बात रख रहे हैं। देश की जनता समझदार है, वो समझ रही है इस देश में बेटियों की हालत मोदी राज में कैसी हो चुकी है। इसका एक ताजा उदाहरण भी सामने आया है। एक उदाहरण तो आप मणिपुर से देख ही रहे हैं, लेकिन इस बीच केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इसी सदन में, इसी संसद में बताया है कि देश भर में 2019 और 2021 के बीच, यानी कि 3 साल में 18 साल से अधिक उम्र की 10,61,648, जी हां, ये चौंकाने वाले आंकड़े आपके सामने रख रहा हूं। 2019, 2020, 2021 ये 3 साल में 10,61,648 महिलाएं जिनकी उम्र 18 साल से ज्यादा है, और 18 साल से कम उम्र की 2,51,430 लड़कियां लापता हो गई हैं। और यह डेटा हमने नहीं तैयार किया है, बाकायदा नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो यानी एनसीआरबी ने तैयार किया है। और एनसीआरबी पुलिस थानों में दर्ज मामलों के आधार पर ही डेटा देता है। सोचिए, 3 साल में 13 लाख महिलाएं, लड़कियां, बच्चियां अगर गायब हो जाएं इसी देश से, और इनमें से सबसे ज्यादा, चौंक जाएंगे आप, किस राज्य में है? मध्य प्रदेश की लड़कियां और महिलाएं हैं, जहां बीजेपी का शासन है। सबसे ज्यादा महिलाएं और लड़कियां मध्य प्रदेश से गायब हुई हैं। और अभी तो दोस्तों ये सिर्फ 3 साल 19, 20, 21 के आंकड़े हैं। 22 और 23 के आंकड़े आना अभी बाकी हैं। लेकिन जरा सोचिए कि उन 13 लाख परिवारों के, 13 लाख महिलाएं, बच्चियां जो गायब हैं, उन 13 लाख परिवारों के बारे में सोचिए जिनके घर की बेटियां गुमशुदा हैं। क्या मोदी जी उन्हें भी यही कहकर सांत्वना देंगे कि उन्हें दुख हुआ, उन्हें गुस्सा आया, वो दोषियों को बख्शेंगे नहीं? सुप्रीम कोर्ट में बांसुरी स्वराज, सुषमा स्वराज की बेटी को राजस्थान और बंगाल की बेटियों की फिक्र है, ज्यादा फिक्र है, मगर मध्य प्रदेश की गायब महिलाओं के बारे में वो चुप क्यों हैं? ये सवाल तो उठता है। दूसरी तरफ सवाल यह भी है कि क्या इंडिया नाम के तरह तरह के अर्थ बताने और राहुल गांधी को कोसने के अलावा मोदी जी और उनके मंत्री अपनी अपनी जिम्मेदारियों पर ध्यान देना शुरू करेंगे? वैसे भी चुनावों की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और अभी के हालात बता रहे हैं कि इस बार हवा बीजेपी के लिए उल्टी ही बह रही है। और अभी अभी खबर यह भी आ रही है कि बीजेपी के लोगों ने यह कहा है कि हम इंडिया यानी विपक्ष को इंडिया कह के नहीं बुलाएंगे, उनको विपक्ष या यूपीए कह के बुलाएंगे। इंडिया नाम से इतना डर, अपने देश के नाम से इतना डर। चलिए, आप विपक्ष को मत बोलिए, इंडिया तो बोलिए। खैर, चलिए, बहुत सारे सवाल हैं और इन सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं हम आज न्यूज पॉइंट में। और सबसे बड़ा सवाल कि क्या मोदी जी की सत्ता की उल्टी गिनती शुरू हो गई है? मणिपुर पर सुप्रीम कोर्ट के फटकार के बाद भी क्या जागेगी मोदी सरकार? सवाल बहुत हैं। संसद से सुप्रीम कोर्ट तक मोदी सरकार की फजीहट और उल्टी गिनती शुरू। हमारे साथ चर्चा में कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उन सबसे आपका परिचय करवाता हूं। देखिए, 7 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं हमारे साथ। प्रोफेसर अखिल स्वामी जी हैं और प्रोफेसर रविकांत जी हैं। 2 प्रोफेसर साहब हमारे साथ हैं, दोनों का स्वागत करता हूं। हमारे साथ बाकी पत्रकार लोग हैं। सुनील शुक्ला जी हैं, डॉक्टर दीपक पाचपोर जी, डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी, प्रशांत टंडन जी और अमलेंदु उपाध्याय जी। आप सबका स्वागत करता हूं। स्वागत, इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं, जो जुड़ने वाले हैं इस खास कार्यक्रम में। सोमवार का दिन है और आज 31 तारीख जुलाई का आखिरी दिन
और सुप्रीम कोर्ट में आज जबरदस्त सुनवाई मणिपुर को लेकर होनी भी चाहिए और जिसकी गलती हो उसको सजा भी मिलनी चाहिए। और वहीं से शुरुआत करना चाहता हूं, सीधे प्रोफेसर अखिल स्वामी जी आपके पास आना चाहता हूं। आज से समझना चाहता हूं कि जो कुछ सुप्रीम कोर्ट में हुआ आज सब कुछ लगभग रख चुका हूं। एनसीआरबी के आंकड़े भी आपके सामने हैं। 13 लाख महिलाएं मध्य प्रदेश से जुड़े हुए हैं, डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी और अच्छी तरह से बताएंगे। 13 लाख महिलाएं जो हैं देश से गायब हो गई हैं 3 साल में, और सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश से। वहां तक भी आएंगे, लेकिन पहले सुप्रीम कोर्ट, उस पर आपकी टिप्पणी। क्या कुछ लगता है आपको प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, जो कुछ सुप्रीम कोर्ट में आज हुआ उसके बाद सरकार को जागते हुए, चेतते हुए आप देख रहे हैं? नहीं राजीव जी, मैं तो चेतता हुआ नहीं देख रहा हूं। हमारे यहाँ कहावत है उत्तर प्रदेश में, कुछ घड़े चिकने होते हैं जिनमें से पानी फिसल जाता है। सुप्रीम कोर्ट प्रयास कर रहा है, देश की जनता प्रयास कर रही है, जो देश को प्यार करने वाले हैं वो प्रयास कर रहे हैं। प्रयास सब कर रहे हैं कि देश की नारी के सम्मान के खिलाफ कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए। अब माननीय सुप्रीम कोर्ट भी कोशिश कर रहा है, और जिस प्रकार से वहाँ पे सॉलिसिटर जनरल ने कहा, और वहाँ पे जैसे सुषमा जी की पुत्री जो वहाँ जज हैं और अपना पक्ष उन्होंने प्रस्तुत किया, उनसे बात से लग रहा है कि उन लोगों पे कोई अंतर नहीं पड़ रहा है। एडवोकेट हैं वो अभी भी वो अपने को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। एक बार राजीव जी आपने और कही, आपने कहा कि बीजेपी वालों ने निर्णय लिया है कि अब वो इंडिया वाले को इंडिया नहीं कहेंगे, उनको विपक्ष कहेंगे या यूपीए कहेंगे। तो कोई बात नहीं, 10 महीने के बाद अब आपको एनडीए नहीं कहेंगे, हम आपको विपक्ष कह लेंगे, लेकिन हम तो इंडिया के साथ ही रहेंगे। हम अभी भी इंडिया के साथ हैं और 10 महीने के बाद भी इंडिया के साथ रहेंगे। अगर इंडिया द्वारा गठित ये जो गठबंधन है, अगर राष्ट्र हित में काम नहीं करेगा, अगर ये महिलाओं के ऊपर हुए अत्याचार पे बोलने के लिए तैयार नहीं होगा, और इस प्रकार का प्रपंच होगा राज्यसभा लोकसभा के अंदर कि शॉर्ट टर्म डिस्कशन होगा, लॉन्ग टर्म डिस्कशन नहीं होगा। देखिए राजीव जी, वास्तविकता देश ये पुकार रहा है, ये इतना बड़ा मुद्दा है, इस मुद्दे पे तो जितनी ज्यादा चर्चा हो उतना अच्छा है। शॉर्ट टर्म डिस्कशन का तो कोई प्रश्न नहीं उठता। एक और घटना राजीव जी आपने सुनी होगी और वीडियो देखा होगा, कितना सत्य है ये तो 1-2 दिन में पता चल जाएगा, जो वायरल हो रहा है। देखिए, इन लोगों ने देश में घृणा इतनी फैला दी है जिससे मैं बहुत ज्यादा चिंतित हूं, क्योंकि अभी भी 10 महीने तक सत्ता इनके पास है। तो 10 महीने तक ये देश की कितनी दुर्दशा करेंगे मुझे नहीं पता चलेगा। आपने सुना आरपीएफ के एक जवान जिसका नाम चेतन सिंह है, उसने रेल के डिब्बे के अंदर घुस के कहा कि भारत में रहना है तो मोदी जी और योगी जी का समर्थन करना होगा। एक आदिवासी की जिसका नाम टीकाराम मीणा है, और 3 मुसलमानों की बंदूक से गोली चला के हत्या कर दी। ये सत्यता की जांच हो जाएगी। अब ये वीडियो वायरल है, कितना सत्य है मुझे नहीं पता। वो जो कांस्टेबल है आरपीएफ का वो अरेस्ट हो गया। लेकिन आप सोचिए राजीव जी, 7 साल की एक बच्ची एक दूसरे बच्ची के मुंह पे थूक देती है। एक 9 साल का लड़का लखनऊ के अंदर एक दूसरे धर्म के लड़के को तालाब के अंदर धक्का दे देता है और वो सीसीटीवी में कैद हो जाता है। तो मैं राजीव जी देख रहा हूं अपने देश को युगांडा और रवांडा बनते हुए। मेरा इतना सुंदर देश जिस पे मुझे नाज था और आज भी नाज है, और मैं चाहता हूं कि 10 महीने के बाद हम अपने पुनः जो हमारी स्थिति थी और विश्व में जो हमारी स्थिति थी, क्योंकि वास्तविकता में इस देश में इतना दावानल सुलगा दिया गया है, इस देश की धरती के नीचे इतनी ज्यादा आग बो दी गई है। जैसे कहा गया कि मणिपुर से उनको घृणा है, उनको मणिपुर से नहीं घृणा है। उन्होंने उनको देश की जो हमारा आइडिया ऑफ इंडिया है, हमारी देश की जो भावना है, हमारे जो देश के मूल सिद्धांत हैं, हमारे जो मूल सनातनी सिद्धांत हैं, उनसे घृणा है। ये पता नहीं कहां से इनके कौन गुरु हैं, इनको गुरु शुक्राचार्य इनके गुरु हैं कि कौन इनके गुरु हैं, इस प्रकार की शिक्षा उनको कौन देता है। कोई भी देश का संचालक, कोई भी परिवार का संचालक अपने परिवार में झगड़ा टंटा नहीं चाहता, आपसी द्वेष नहीं चाहता। वो केवल दलितों को, आदिवासियों को, अल्पसंख्यकों को, जो राष्ट्र हित में भी काम करते हैं उसमें भी अच्छे और बुरे का भेद नहीं करते, ये पूरे के पूरे समाज को खराब घोषित कर देते हैं। और ललित मोदी, जो आपके नीरव मोदी, मेहुल चोकसी और ये जितने किरण भाई पटेल हैं, इनको अच्छा घोषित कर देते हैं। तो इस प्रकार की परिभाषा और इस प्रकार का जो परिवर्तन इन लोगों ने कर दिया है देश की मानसिकता में, इससे मैं खतरा महसूस करता हूं। मैं महसूस करता हूं कि 10 महीने जल्दी निपटें
और जल्दी इलेक्शन हो जाए, क्योंकि देश की जनता इंतजार कर रही है कि ये 10 महीने सहन नहीं हो रहे हैं। देश की आत्मा पर, मेरी भारत माता को जो कष्ट हो रहा है, मुझसे कम से कम सहन नहीं हो रहा है। तो जल्दी से जल्दी समय आए, मैं बटन दबाऊं और अपने भाई बहनों से, देश की जनता से प्रार्थना करूं कि भैया एक ऐसी सरकार बनाओ, चाहे तो अगर इनकी भी सरकार आए तो कम से कम नेता ऐसा बनाओ जो देश में प्यार की गंगा बहाए, जो देश में समता और समानता की बात करें, सामंजस्य की बात करें, और झगड़े टंटे हिंदू मुसलमान सिख ईसाई इस पे अगड़े पिछड़े में देश को न झोंके। वरना मेरी भारत माता बहुत परेशान है और मैं इतनी परेशानी में अपनी भारत माता को राजीव जी नहीं देख पाता। जी, ये बहुत गंभीर सवाल है और गंभीरता से इसको लेना भी चाहिए। जो कुछ देश में चल रहा है, नफरत की आग कितना ज़्यादा बढ़ गई है और इसकी बानगी आप लोग रोज़ देख रहे हैं, रोज़ कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में, और फिर भी इसको रोकने की कोशिश नहीं हो रही है। सुप्रीम कोर्ट में जो हलफनामा पेश किया गया है उसमें बहुत ही हास्यास्पद चीज़ें हैं प्रोफेसर रविकांत जी, आप सबके सामने रख चुका हूं, दोहराना नहीं चाहता हूं। लेकिन सबसे बड़ी बात कि सिविल सोसाइटी की एक तरफ आप उनसे कहते हैं कि मदद चाहते हैं आप, गृह मंत्री जी, दूसरी तरफ आप हलफनामे में कहते हैं, वही गृह मंत्रालय ये हलफनामा देता है कि सिविल सोसाइटी जो है उसके प्रतिरोध के कारण, उसके विरोध के कारण हम वहां तक नहीं पहुंच पाए हैं। क्या आप टेलीफोनिक रूप से भी नहीं पहुंच सकते थे? आपने सब कुछ बता दिया, आपने कह दिया कि उन महिलाओं को सुरक्षा देने की व्यवस्था से लेकर मानसिक रूप से उन्हें स्वस्थ करने के लिए हमने मनोवैज्ञानिक, मनोचिकित्सक दोनों रख लिया है, लेकिन उसके बाद भी आप उन तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। पत्रकार वहां पहुंच जा रहे हैं, सिविल सोसाइटी के लोग पहुंच जा रहे हैं, कितने सारे इंटरव्यू आ गए, खबरें आ गई, विजुअल्स आ गए, सब कुछ हो गया, लेकिन सरकार नहीं पहुंच पा रही है। क्या माना जाए फिर? यह हास्यास्पद नहीं है तो क्या है? और उसके बाद में कोई दूसरी जगह यहां से निकलता है, ट्रेन में चढ़ता है और कहता है कि मोदी और योगी को मानो वरना हम गोली मार देंगे, और गोली मार के निकल आता है। ऐसे रवांडा वाले देश में हम रह रहे हैं। कैसे देखा जाए प्रोफेसर रविकांत जी? देखिए, बहुत भयावह है राजीव जी, जिस तरह की परिस्थितियां हैं उसमें कुछ भी कहने की स्थिति नहीं बनती है। लेकिन जो आपने कहा कि अमित शाह जी ने इस तरह का हलफनामा दिया कि वो उन तक नहीं पहुंच सके, ये नहीं हो सका, अगर वो चाहे तो सब कुछ हो सकता है। सत्ता उनकी है, सरकार उनकी है, और सरकार जो चाहे वो नहीं हो ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि एक तो इतना बड़ा स्टेट भी नहीं कि आप उसको 2-4 घंटे में काबू न कर सकें। क्या वजह है कि 80 दिन तक वो मणिपुर जलता रहा? अगर ये घटना का वीडियो सामने निकल करके नहीं आता तब तो चर्चा भी नहीं होने देते आप। लेकिन इसके पीछे मुझे राजीव जी एक और खेल लगता है, जानबूझ करके, और ये सबको पता है कि मणिपुर कराया गया और उसके बाद खबरें भी वो आई। आपने शायद पहली बार देखा होगा कि गोदी मीडिया पर बाकायदा इसके बारे में चर्चा हुई। अब मैं थोड़ा सा इसके साइकोलॉजी में जाऊं और उसकी जो पॉलिटिक्स है उस पर जाऊं, तो मुझे लगता है कि मोदी जी एक लंबा खेल खेल रहे हैं, और वो खेल ये है, मैं थोड़ा सा उसके पहले की 1-2 घटनाओं का जिक्र करना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश में करीब 4 जगहों पर जो वीडियो आ रहे हैं, मैं उनके आधार पर कह रहा हूं, 4 जगहों पर चर्च पर हमले हुए, लेकिन उसकी जानकारी नहीं मिली थी। मणिपुर में सैकड़ों चर्च जलाए गए, और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि मोदी जी को इस समय पसमानदा मुसलमानों का वोट चाहिए। तो पिछले 8-9 साल से जो मुसलमानों को आतंकित करके रखा गया, उनके गलियों से जिस तरह की नारेबाजी हुई, और जो तमाम सो कॉल्ड महात्मा नरसंहार की बात कर रहे थे, और मुझे तो याद वो भी आता है जब हिंदू युवा वाहिनी के लोगों ने कहा था कि मुसलमान औरतों को कब्र से निकाल करके उनके बलात्कार करेंगे। साध्वी निरंजना का वो आपको वक्तव्य याद आता होगा जब उन्होंने कहा था कि कुछ रामजादे हैं, बाकी सब हरामजादे हैं। अब उनको लग रहा है कि वोट बैंक काफी दरक गया है, इसलिए मुसलमानों की तरफ देखा जाए तो वो पूरा पसमानदा कार्ड चला। यानी मोदी जी जितनी बढ़िया विभाजनकारी राजनीति करते हैं, और फ्रांस में एक अखबार ने जो छापा था
उसके पहले टाइम्स मैगजीन ने जो उनके बारे में लिखा था, उसकी पुष्टि होती है इस बात से कि समाज के भीतर ही वो किस तरह से विभाजन करते हैं। तो अब उन लोगों को भुला दिया जाए कि साहब देखिए, हमले तो इस समय ईसाइयों पर हो रहे हैं, चर्चों पर हो रहे हैं, और मुसलमानों से मोहब्बत हम कर रहे हैं। उपाध्यक्ष बनाया एक मंसूर साहब को, जो एएमयू के पूर्व कुलपति हैं। एक और कुट्टी साहब हैं केरल से, उनको भी राष्ट्रीय कार्यकारिणी में लाया गया है। और इधर एक अजीब सा, हालांकि उनके न तो कार्यकर्ता कभी इस बात को स्वीकार करेंगे, क्योंकि जो जहर आपने भरा है और वो ट्रेंड्स में दिखने लगा है, जो आपने घटना का जिक्र किया और प्रोफेसर साहब ने, कि वो उन लोगों में दिखने लगा, वो जहर, वो नफरत, वो आग जो लगाई है, उसे आप कैसे रोक पाएंगे? तो खेल दरअसल ये है कि जो नफरत है उसको हम दूसरी तरफ डाइवर्ट करके और मुसलमानों का वोट हासिल करें किसी तरीके से। इसलिए इस पूरे मणिपुर के साथ ये हुआ है और खबरें आने दी गई, लेकिन वो भूल गए शायद कि इस देश में सुप्रीम कोर्ट भी है, और सुप्रीम कोर्ट के 5 जज आकर के एक बार वो शिकायत कर चुके। लेकिन उन महोदय का जो भी हुआ वो भी हम लोगों ने देखा कि राज्यसभा पहुंच गए। सुप्रीम कोर्ट ने जो तल्ख टिप्पणी की है, इस पर शर्म उनको नहीं आती। जब उनको किसी नग्न औरत के परेड और सामूहिक बलात्कार पर शर्म नहीं आती, तो सुप्रीम कोर्ट से कहां भला उनको शर्म आ सकती? उनको सिर्फ एक ही बात की चिंता होती है कि कैसे कुर्सी बचे, सत्ता कैसे बचे, और उसके लिए छल छद में झूठ, अंधेरा और जो भी हिंसा, नफरत, जो भी वो कर सकते हैं इस देश को बांटने के लिए, जो पोलराइजेशन है उसको करने के लिए वो पूरी कोशिश हो रही है, और लोकतांत्रिक परंपराओं और मर्यादाओं की तो धज्जियां उड़ा दी। ये वो देश है जहां पर सत्ता पक्ष और एक छोटा सा विपक्ष, उसको भी नेहरू से लेकर के और आगे के तमाम प्रधानमंत्री बड़े धैर्य से सुना करते थे कि विपक्ष की क्या आवाज है, विपक्ष के बिना उस संसद का कोई मतलब नहीं होता था। लेकिन आज सरेआम कहा जा रहा है कि पहले कांग्रेस मुक्त भारत की बात हो रही थी, अब तो वो चाहते हैं कि विपक्ष मुक्त वो पूरा भारत उनके लिए हो जाए। लेकिन ये जो इंडिया बना है, इसने इनके पसीने छुड़ा दिए, और इंडिया का जो आइडिया ऑफ इंडिया है वो उसमें शामिल है। और इसलिए जब राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, नीतीश कुमार, शरद पवार, ये तमाम दिग्गज, ममता बनर्जी, उद्धव ठाकरे, ये लोग एकजुट होकर के और एक मंच पर आए हैं, तो जमीन नीचे से खिसक रही है। और इसलिए ये बेचैनी है कि साहब हम नाम नहीं ले सकते। अरे मत लीजिए, ये नाम तो 1 घंटे के भीतर हिंदुस्तान के एक एक व्यक्ति के जबान पर चढ़ गया। इसलिए आप नहीं नाम लेंगे तो उससे क्या फर्क पड़ता है? इस देश का नागरिक नाम लेता है अगर इंडिया का, इस देश का अगर अवाम इंडिया का नाम लेता है, तो वही इस देश के लोकतंत्र और संविधान की रक्षा करेगा। आप तो उसको कुचलने के लिए, आप तो उसको कत्ल करने के लिए आए हैं। आप इस देश में नफरत और आग लगाने के लिए आए हैं। लेकिन हम सब बहुत उम्मीद से हैं, ये भरोसा रखते हैं कि इस देश के डीएनए में ये नहीं है, ये देश बर्दाश्त नहीं करेगा इसको। और आने वाले वक्त में साहब, अभी तो अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष ने पेश किया है राजीव जी पार्लियामेंट में, लेकिन जो जनता का अविश्वास प्रस्ताव है वो तो पर्ची में नहीं आता। वो किसी भी नियम की मांग नहीं करता कि इस नियम के आधार पर आप डिबेट कराएंगे। वो तो सीधा जाकर के मोहर लगाता है कि ये है हमारा अविश्वास प्रस्ताव। और जो स्वामी जी ने कहा वो उसी का इंतजार कर रहा है, क्योंकि उसे मालूम है कि 200 रुपए किलो टमाटर वो कैसे खरीदा है या नहीं खरीद पाया है, बेबस घर लौट आया है। कितना पैसा लेकर के चलता है, वो झोले में क्या लेकर के आता है, वो उसके साथ आंसू लेकर के आता है। जो दुख, जो दर्द, जो बेरोजगारी का जो दंश झेल रहा है, वो उसको बर्दाश्त नहीं करेगा। और यही पीड़ा, यही टीस है। इसलिए नफरत के आधार पर वो फिर से सत्ता पाना चाहते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इस देश में उसकी स्वीकारोक्ति फिर से होगी। जी, स्वीकारोक्ति की बात, पॉलिटिक्स, राजनीति और चुनाव आते आते ऐसे नफरती राजनीति आप बहुत देखेंगे। और तमाम जनता से ये अपील ज़रूर करूंगा कि बच के रहिए, और जहां भी नफरत फैलाने की कोशिश हो वहां नफरत न फैल पाए, इसकी कोशिश भी कीजिए अपनी तरफ से। एक नागरिक होने के नाते ये आपका फ़र्ज़ बनता है।
लेकिन जो कुछ हुआ आज ट्रेन में वो बहुत ही दुखद है, दुखद घटना है कि आप सफ़र कर रहे हैं और कोई आकर के कुछ और कहे और गोली चला करके निकल ले। इससे दुखद और क्या हो सकता है। ये बात ट्रेन की कर रहे हैं हम, लेकिन उधर सुप्रीम कोर्ट में जो बातें हुई हैं वो भी, और संसद के अंदर जो बातें हुई हैं वो भी, 3-4 बातें आपके बीच हम रख रहे हैं। और इन सब में अगर देखा जाए तो एक नफरत की राजनीति को आगे बढ़ाने की कोशिश है, और उस कोशिश को दबाने या खत्म करने में सुप्रीम कोर्ट, अब क्योंकि उम्मीद वही बची है, DY चंद्रचूड़ साहब से उम्मीद बची हुई है, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, उनसे उम्मीद बची हुई है कि कम से कम इतना लगाम कस पाएं कि मणिपुर जैसी घटना ना हो। और मणिपुर जैसी घटना का जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि अगर आप मणिपुर की घटना की बात आप करेंगे तो तमाम घटनाएं उसी अम्ब्रेला के अंदर आती हैं, चाहे आप जिस राज्य का नाम ले लें। महिलाओं के साथ उत्पीड़न तो होता ही है, लेकिन मणिपुर में जो कुछ हो रहा है वहां न सिर्फ महिलाओं के साथ उत्पीड़न की बात है, वहां 50,000 से लोग आज बेघर हैं, वहां 250 से ज्यादा चर्चेज जो हैं वो जला दिए गए हैं, वहां 150 से ज्यादा लोगों को मार डाला गया है। ये क्या अन्य राज्यों में भी हुआ है? तो ये सवाल तो बांसुरी स्वराज को सोचना चाहिए था बोलने से पहले। खैर, केस लड़ने आप मणिपुर के बारे में गए थे या वेस्ट बंगाल के बारे में गए थे, ये सवाल भी पूछा जाना चाहिए। आना चाहता हूं डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी आपके पास। मध्य प्रदेश का जिक्र भी बार बार आता है, अभी लापता महिलाओं का जिक्र भी आया है, चुनाव भी है मध्य प्रदेश में, लेकिन क्या कारण है कि प्रधानमंत्री और उनका पूरा कुनबा, बीजेपी और पूरी पार्टी मध्य प्रदेश के बारे में कुछ नहीं कहती है? क्या सब चंगासी? डॉक्टर दीपक पाचपोर जी शायद डिस्कनेक्ट हो गए हैं। हाँ, आ गए हैं? नहीं, प्रकाश जी डिस्कनेक्ट हो गए हैं। चलिए दीपक जी आपके पास आता हूं, बगल में ही है, मध्य प्रदेश का जिक्र कर रहे थे, जरा आपसे इस सवाल पे ही, और फिर आते हैं प्रशांत टंडन जी के पास कुछ और सवालों के साथ। जी दीपक जी। जी, मुझे लगता है मध्य प्रदेश से जुड़ा होने के कारण छत्तीसगढ़ तो है ही। मुझे लगता है कि एक डॉक्टर के बदले आपने दूसरा डॉक्टर विकल्प के रूप में चुना है, वक्ता के रूप में। तो मैं इसमें दो तीन चीजें ही कहना चाहूंगा कि ये स्थिति जो है, इस स्थिति तक पहुंचा दिया गया है, सायास पहुंचाया गया है, पूरा सुनियोजित तरीके से पहुंचाया जा रहा है। जिस ट्रेन की दुर्घटना से आप और हम व्यथित हैं, आप यकीन मानिए राजीव जी, अभी आप उसको अपने किसी ग्रुप में या किसी जगह फैला दीजिए तो ऐसे भी लोग कहने के लिए आ जाएंगे कि हाँ, ये जो कुछ हो रहा है बिल्कुल सही हो रहा है। जिस देश में आदमी, नफरती गैंग जो है वो चीफ जस्टिस के हाथ पे बंदूक थमा देना चाहता है, सोचिए कि वो किस तरीके से हिंसा की मानसिकता में उसको पहुंचा दिया गया है। दक्षिण भारत के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया जिसने ये ट्वीट किया था कि अब चीफ जस्टिस को चाहिए कि वो मणिपुर जाएं हाथ में बंदूक लेके और देखें कि कैसे वो स्थिति को शांत करते हैं। और सीजे के खिलाफ जो है लगभग 7 लाख से अधिक ट्वीट्स किए गए, इसमें से लगभग 6 लाख जो थे वो तो रीट्वीट किए गए थे। मतलब ये जो नफरत की जो फैक्ट्री है, ये रिप्रोडक्शन जो है ये बहुत तेजी से कर रही है। ये सबसे बड़ी चिंता का कारण हमारे सामने हुआ है और होना भी चाहिए। अब दूसरा इसमें बात है कि कहां तक ये सफल होंगे, कहां तक नहीं होंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे अब नीचे तक ये बात जा रही है कि भाई जहां तक इस चीज को पहुंचाया जा रहा है, जहां तक देश को ले जाया जा रहा है, ये एक खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका है, ऐसा लग रहा है मुझे। लेकिन देखना भी है कि क्या संसद के अंदर भी इस चीज को गंभीरता से लिया जाता है या ऐसे ही टाल मटोल की ही बात आएगी। 8 या 9 तारीख दी गई है, इस पर बहस हो सकती है, शायद पता नहीं 8 या 9 के पहले फिर कोई ऐसा माहौल बना दिया जाए कि ये जो इस पर जो बहस है संक्षिप्त हो चाहे विस्तृत बहस हो, दोनों नियमों के अंतर्गत होगी कि नहीं होगी ये बहुत ही डाउटफुल है। लेकिन हम उम्मीद ये करते हैं कि अगर न भी होता है तो 9 अगस्त को एक बहुत महान दिन है। 9 अगस्त है वो भारत छोड़ो आंदोलन जो है वो उसका दिन है। तो हम उम्मीद करते हैं कि जनता इस चीज को समझ सके कि भाई 9 अगस्त की तारीख को याद करें, बड़ी ऐतिहासिक तारीख है, जिस दिन ग्वालियर टैंक बंबई में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी। उसके 2 दिन पहले महात्मा गांधी गिरफ्तार हो चुके थे, लेकिन वो आंदोलन कहीं नहीं रुका था और वो अपने मुकाम 1947 तक पहुंच कर रहा। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि 8-9 तारीख तक जो ये कह रहे हैं, पता नहीं उसके पहले संसद चलती है नहीं चलती, पहले ही एडजॉर्न हो जाए,
मतलब साइनाइडाई हो सकती है। पता नहीं कब अगली बार रुके मिले, ये क्या होने जा रहा है हमको बिल्कुल नहीं पता, क्योंकि इस सरकार के सामने कोई क्लैरिटी नहीं है। नियम कानूनों को सारा का सारा ताक पर रख दिया गया है। दूसरा, ये जो बड़ा हास्यास्पद है, इन्होंने कहा है कि हम इनको इंडिया नहीं विपक्ष कहेंगे। तो क्या ये कहा जाए कि ठीक है, हम भी आपको भारतीय जनता पार्टी नहीं कहेंगे, आपकी पहले जो पार्टी थी, आप जनता पार्टी में शामिल हो गए थे 1977, क्या आपको जनता पार्टी कहा जाए, या आपकी और पुराना आपका जो नाम था भारतीय जनसंघ के नाम से पुकारा जाए? ये मतलब कितनी विचित्र बात है कि आपका जो संपूर्ण सत्ता दल है, जिसको पूरा का पूरा देश संभालना चाहिए, वो एक छोटे से नॉमेनक्लेचर को लेके जूझ रहा है। एक नाम को, पार्टी को लेके अपने विपक्षी पार्टियों के सामूहिक गठबंधन के नाम के साथ झगड़ा कर रहा है। तो ये नहीं जान रहे हैं कि आप उनको विपक्ष का कह के ये साबित करने जा रहे हैं कि हम इंडिया के खिलाफ है, मतलब इंडिया हमारा विपक्ष है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी उलझी चीजें हैं। क्या होता है हमें बिल्कुल नहीं पता, लेकिन आने वाले समय में मुझे ऐसा लगता है कि अब ये जो लड़ाई है, अगर इसकी मणिपुर पर जो बहस है वो संसद के अंदर नहीं होगी, तो मुझे लगता है कि जिस तरीके से ये सारा कुछ जो इकट्ठा हो रहा है, गठबंधन, विपक्षी गठबंधन, मैं ये भी चाहता हूं कि शायद इसका फैसला अब जो है वो इसके अंदर, संसद के अंदर होना बहुत मुश्किल है। ये लड़ाई आपको सड़क पर ले जानी ही पड़ेगी। इस बीच एक और बात जो आई है, जिसको लेके बड़ी दुविधा है, सब लोग दुविधा में है, हमारे सामने भी बहुत सारी चीजें स्पष्ट नहीं है कि शरद पवार का रुख क्या होगा। क्योंकि शरद पवार जो है एक ऐसे कार्यक्रम में जा रहे हैं जिसमें मोदी जी भी शामिल हो रहे हैं। तो फिर से बात उठ रही है कि क्या वे कोई ऐसी राजनीति कर रहे हैं जिसके कारण जो विपक्षी एकता के में कोई बाधा पहुंच सकती है क्या? लेकिन अब स्थिति ऐसी है कि अगर शरद पवार भी इस गठबंधन के खिलाफ जाते हैं, या उसको सेबोटाज करने की कोशिश करते हैं, या ऐसा कोई दूसरा रास्ता अख्तियार करते हैं, तो ये शायद उन्हें भी महंगा पड़ सकता है। तो अब ये हमें जानना पड़ेगा। और ये जो आप कह रहे हैं कि क्या उल्टी गिनती शुरू हो गई है, उल्टी गिनती सच पूछा जाए तो 7 सितंबर 2022 से शुरू हो चुकी थी, जब कन्याकुमारी से कश्मीर तक की यात्रा निकाली गई थी। अब सारा कुछ एक तरह से गैदर हो रहा है, बहुत सारी चीजें इकट्ठी हो रही हैं, और एक सड़क पर जब लड़ाई आएगी तब बहुत कुछ डिसाइड होगा। राजीव जी, मुझे ऐसा लगता है कि संसद जो है वो डिफंक हो गई है, वो एक तरह से उसको अप्रासंगिक करने की कोशिश सत्ताधारी दल कर रहा है। इसका जो आरोप है, इसका जो दोष है, वो कभी भी विपक्ष में नहीं मढ़ा जाएगा, इसकी दोषी जो है वो सत्ताधारी दल ही होगी। राजीव जी, बिल्कुल। एक बात यहाँ जरा मैं रखना चाहूँगा अपनी बात, फिर आता हूँ डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी के पास, क्योंकि शरद पवार का जिक्र आपने किया। शरद पवार का जिक्र और उस किस खेमे में रहेंगे, ये जिक्र अगर हम लोग इस चैनल पे करें तो शायद हमारा ज्ञान अधूरा है, ये हमारे ही दर्शक मानेंगे। दीपक जी, आपके लिए मैं कह रहा हूँ इसलिए क्योंकि ये एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है, और शरद पवार एक पुरस्कार समारोह के लिए, और पहले से वो तय था तिलक पुरस्कार जो मिल रहा है, तो वो लेने के लिए तो वो जाएंगे ही, मंच पे तो रहेंगे ही। इसलिए इस नैरेटिव में हम न जाएं, और शरद पवार खुले तौर पे अगर बेंगलुरु में एक मंच साझा कर चुके हैं, तो ये अभी इंडिया कहने में जिनको तकलीफ है और जिनका मीडिया पूरा भोंपू पिछले 9 साल से बजा रहा है, उससे क्या आप उम्मीद करते हैं, आप समझ सकते हैं। इसीलिए आप सबसे गुजारिश है कि इस विषय में ज़रूर बात कीजिए, और न सिर्फ बात हम करें बल्कि उन तमाम सवालों के तह तक जाने की कोशिश करें कि आखिर क्या चल रहा है। शरद पवार कहीं नहीं जाएंगे। शरद पवार पूरी तरह से, चाहे शरद पवार हों, चाहे नीतीश कुमार हों, चाहे लालू प्रसाद यादव हों, चाहे आज की तारीख में आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल हों, और कई लोग इधर देख रहे हैं कि किसी तरह हमें भी न्योता मिल जाए, उनमें से मायावती भी हैं और केसीआर भी हैं। तो और चूंकि हम लोग तो वहाँ ऑलरेडी गए हुए थे बेंगलुरु में, तो वहाँ के फ्लेवर के आधार पे कह रहा हूँ। तो ये नैरेटिव 2-3 दिनों से दीपक जी सेट किया जा रहा है, तो हम लोग उसमें ना भटकें। और आप तो महाराष्ट्र की राजनीति को आपसे बेहतर और कौन समझ सकता है। आना चाहता हूँ डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी आपके पास। प्रकाश जी, सवाल आपके पास ही लेकर आया था, लेकिन दीपक जी के पास जाना पड़ा, आपका वीडियो जो है वो ऑफ हो गया था। शायद अगर सवाल सुन लिए हों, समझना चाहता हूं कि आखिर क्या कारण है कि राजस्थान की बात होती है, छत्तीसगढ़ की बात होती है, विपक्ष मणिपुर की बात कर रहा है, तो ये 2 राज्यों की बात, और वेस्ट बंगाल की बात होती है, बिहार की बात भी होती है। पुराने वीडियो, नए वीडियो, सब फुटेज, सब कुछ लाने की कोशिश की गई, लेकिन मध्य प्रदेश की बात नहीं होती है। उसी सदन में पूछे गए सवाल में एनसीआरबी के आंकड़े पेश किए जाते हैं और गृह मंत्रालय से पेश किए जाते हैं, क्योंकि ये गृह मंत्रालय का मामला है। और महिलाएं जो है सबसे ज्यादा गायब जो हुई हैं, लापता हुई हैं, उनमें मध्य प्रदेश ऊपर है, टॉप पे है।
लेकिन मध्य प्रदेश की बात नहीं। क्या सब चंगासी? मध्य प्रदेश में चुनाव है, इसलिए भी मैं पूछना चाहता हूं, समझना चाहता हूं आपसे, क्या बीजेपी के बल्ले बल्ले हैं इसलिए वहां कुछ नहीं बोलो, वहां के बारे में सब कुछ ठीक ठाक है? लेकिन सुप्रीम कोर्ट में मणिपुर के लिए जो कुछ हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सीजेआई ने जो मणिपुर पे अपनी टिप्पणी की है बांसुरी स्वराज के सामने, वो भी तो एक मायने रखता है। एक बात यहाँ आती है सामने कि आप मणिपुर के नाम के आगे या मणिपुर के नाम को पीछे करने के लिए आप वेस्ट बंगाल को सामने लाएं या राजस्थान को सामने लाने की कोशिश करें, तो आपकी गलती, आपका गुनाह छिप नहीं जाएगा। तो जरा समझना चाहता हूं दोनों मसले पे, सुप्रीम कोर्ट और मध्य प्रदेश। राजीव जी, सुप्रीम कोर्ट में जो कुछ भी कहा गया, किया गया, वो तो बीजेपी की मजबूरी। आश्चर्य यह है कि जहां पत्रकार पहुंच सकते हैं, जहां विपक्षी नेता पहुंच सकते हैं, जहां एनजीओ के लोग पहुंच सकते हैं, वहां सरकार नहीं पहुंच सकती। ये कैसी बात है? ये तो बहुत अचरज की बात है कि जहां पत्रकार पहुंच जाते हैं वहां सरकार नहीं पहुंच सकती। राष्ट्रीय महिला आयोग बोलता है कि हम नहीं पहुंच पा रहे, हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा। ये आश्चर्य की बात है, इससे अगर आश्चर्य कुछ हो नहीं सकता। क्या सरकार के पास उतने संसाधन भी नहीं जितने इस देश में ऑर्डिनरी एनजीओ के पास है या लोगों के पास है? जितने इंडिया ग्रुप के संसद सदस्यों के पास शक्ति है, उतनी शक्ति सरकार के पास नहीं है। अगर सांसद जाकर मिल सकते हैं पीड़ित, जान सकते हैं, तो सरकार क्यों नहीं जान सकती? ये बात समझ से परे है। रही बात मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश के हालात महिलाओं के मामले में जो कुछ नहीं किया जा सका है, यह सबसे दुखद बात है। कल अमित शाह इंदौर में थे और मजेदार बात है कि अमित शाह ने कांग्रेस ने अपनी पार्टी के बीजेपी के 82 नेताओं को चर्चा के लिए बुलाया था कि किस तरह अपना चुनाव अभियान चलाएं। उसमें 70 लोग ही पहुंचे और अमित शाह ने कहा कि अगर हम मध्य प्रदेश जीत गए तो समझ लो दिल्ली में हम 50 साल राज करते। परे कि मध्य प्रदेश जीतने पे दिल्ली 50 साल तक राज कैसे कर पाएंगे। फिर उन्होंने कहा कि अगर मध्य प्रदेश हार गए, ये उनकी चिंता थी। उन्होंने कहा अगर मध्य प्रदेश हार गए, यानी 2018 अगर रिपीट हो गया, तो समझो हमारी सरकार दिल्ली में चली जाएगी। तो ये बात समझ चुके हैं वो कि अगर मध्य प्रदेश में बीजेपी सत्ता में नहीं आती तो दिल्ली की सरकार संकट में पड़ेगी। अमित शाह ने जो अपने कार्यकर्ताओं से कहा कि विजय संकल्प अभियान चलाने की बात उन्होंने कही और कहा कि अगला चुनाव हम संगठन के नाम पर लड़ेंगे, कोई नेता, न सांसद, न विधायक के नाम पर। और उन्होंने समीक्षा की और कोशिश की कि किस तरह हम 2018 में हारे। मतलब चिंता उन्हें मध्य प्रदेश की है, गृह मंत्री को मध्य प्रदेश की चिंता है, गृह मंत्री को मणिपुर की चिंता नहीं है। गृह मंत्री को संसद में बयान देने की जरूरत महसूस नहीं होती, गृह मंत्री को संसद में विपक्षी सांसदों से चर्चा करने की जरूरत नहीं लगती। लेकिन गृह मंत्री को चिंता है मध्य प्रदेश में कैसे बीजेपी सरकार बनाए। और पिछले चुनाव के नतीजों से, 2018 के नतीजों से बीजेपी बौखलाई हुई है, घबराई हुई है। तभी गृह मंत्री इस तरह के आयोजनों में शामिल होते हैं। उन्होंने अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को टारगेट दे दिए कि 15 अगस्त तक हर क्षेत्र में कार्यकर्ता सम्मेलन कर लीजिए और 10 अगस्त तक उसकी पूरी रिपोर्ट बना के बुधवार मुझे भेजिए। मतलब उन्हें मणिपुर की कोई चिंता नहीं। और उस कांस्टेबल ने जिससे रेल यात्रियों की, एएसआई सहित 3 यात्रियों की हत्या की, उसके बारे में उन्होंने आज भी संसद में कुछ कहा नहीं, ना उन्होंने कोई बयान दिया, ना कोई ट्वीट जारी किया। एक बात बता दूं कि कांस्टेबल की भर्ती ऐसे ही नहीं हो जाती। एक कांस्टेबल बनना भी आसान बात नहीं है, बाकायदा परीक्षा होती है, ट्रेनिंग होती है। लंबी ट्रेनिंग होने के बाद इस तरह की नौकरी किसी को मिलती है। तो जाहिर है कि उनके ट्रेनिंग के दौरान उनके दिमाग में क्या जहर भरा गया होगा या ड्यूटी पर रहते हुए क्या जहर भरा गया होगा, ये सारी बातें चिंता का विषय है। राजीव जी,
जी बिल्कुल बिल्कुल। दीपक जी, आना चाहता हूं प्रशांत टंडन जी आपके पास, लेकिन आपके पास आने से पहले जो कुछ सदन के अंदर अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों ने सुना भी, रणदीप सुरजेवाला को एक बार फिर से सुनना चाहते हैं कि आखिर इंडिया गठबंधन, उनके साथ देखिए कि तमाम लोग हैं और जो बात अपनी रख रहे हैं उसमें मणिपुर की चर्चा कर रहे हैं वो, और सदन के अंदर जो कुछ चल रहा है, सरकार क्या कुछ नहीं कर रही है, ये तमाम बातें वो रख रहे थे। जरा एक बार फिर से उसको रिपीट करते हैं और फिर आगे आते हैं। प्रशांत टंडन जी आपके पास। ग्रस्त है मोदी सरकार, मणिपुर से प्रतिशोध ले रही है, बदला ले रही है। मोदी सरकार पूर्वाग्रह से ग्रस्त होकर संसद की मर्यादाओं को बुलडोजर के नीचे कुचल रही है। मोदी सरकार ने ये निर्णय ले लिया है कि उन्हें मणिपुर के लोगों के साथ साथ मणिपुर शब्द से नफरत है। इसीलिए अब पिछले 8 से 9 दिन से संसद में मणिपुर शब्द पर चर्चा होने का नाम ही नहीं लिया जा रहा। इंडिया के 68 सदस्यों ने लिखकर रूल 267 के अंदर एक नोटिस दिया कि सब कार्य सस्पेंड कर मणिपुर में जो कत्लो गैरत हो रही है, भाई को भाई से लड़वाया जा रहा है, कानून व्यवस्था टूट चुकी है, संविधान का शासन कुचल दिया गया है। खुद भारतीय जनता पार्टी के विधायक मान रहे हैं कि मुख्यमंत्री के संरक्षण में वहां स्टेट स्पॉन्सर्ड हिंसा हो रही है और बहुत पहले वहां की भाजपा सरकार को बर्खास्त कर दिया जाना चाहिए था, परंतु प्रधानमंत्री मोदी के संरक्षण में ये सारा माहौल फैल रहा है। महिलाओं को निर्वस्त्र किया जा रहा है, लोगों को बीच चौराहे पर पुलिस से छुड़ाकर बिहेड किया जा रहा है, सर काटे जा रहे हैं। ऐसा लगता है कि ना सब कुछ जो कुछ हो रहा है प्रशांत जी, वहाँ पे सारी बातें यहाँ रख रहे थे रणदीप सुरजेवाला, और यही सारी बातें सुप्रीम कोर्ट भी पूछ रहा है, लेकिन सरकार चुप, मोदी जी चुप, और सरकार के दूसरे मंत्री बाहर निकल के कहते हैं कि विपक्ष बात करना नहीं चाहता है। कैसे देखा जाए प्रशांत जी, ये बहुत एक अजीब तरह की स्थिति हो गई है देश में। पहले राजीव जी जरा ये जो अजीब एक घटना हुई है जिसका वीडियो सोशल मीडिया पे देखा, और उसकी मीडिया संस्थानों ने पुष्टि की है कि ये घटना हुई है, बयान आ गए पुलिस अधिकारियों के, और ये बहुत चिंताजनक है, डरावना है ये कि एक पुलिस वाला, एक सुरक्षा कर्मी 4 लोगों की हत्या कर दे और उसके बाद वो ये कह रहा है कि देश में रहना है तो मोदी योगी वगैरह वगैरह, वो कुछ कह रहा है जो मैंने सुना। ये जो मीडिया में दिन रात नफरत परोसी जा रही है, ये जो व्हाट्सएप से फॉरवर्ड होते हैं, ये जो नफरती बयान आते हैं, इसका नतीजा है ये। और ये डरावनी स्थिति है इस देश में। ये पूरे देश को रवांडा बना देंगे, पूरे देश को में मणिपुर जैसी स्थिति हो जाएगी जी। और चुनाव जीतने के लिए इस वक्त मोदी जी का जो उतावलापन दिख रहा है, वो दिख रहा है कि कुछ भी कर सकते हैं, मतलब किसी भी हद में जा सकते हैं, किसी भी तरीके का बयान दे सकते हैं। आप अभी सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे थे राजीव जी। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने, चंद्रचूड़ ने बहुत स्पष्ट तरीके से कह दिया कि आप मणिपुर की घटना, जो इतनी गंभीर घटना है, महिलाओं को निर्वस्त्र करके घुमाया गया, उनके शरीर नोचे गए, बलात्कार हुआ, उसमें आप छत्तीसगढ़ या राजस्थान का नाम लेके छुप नहीं सकते। इससे ज्यादा और सुप्रीम कोर्ट क्या कहेगा अगर किसी को शर्म है तो। और शर्म अगर बची थी तो सुप्रीम कोर्ट को ये कहने की भी जरूरत नहीं थी, आप अपने आप कार्रवाई करते हैं। जहां तक चर्चा की बात है, जो अभी निर्मला सीतारमण जी का बयान आपने सुना था शुरू में जी। उनको ये बताना चाहिए, देखिए आम लोग रूल 176 क्या है, रूल 267 क्या है, ये तो पार्लियामेंट कवर करने वाले बहुत से पत्रकार भी नहीं जानते।
जरा इसको मैं एक्सप्लेन कर दूं कि निर्मला जी कह क्या रही थी। निर्मला जी ये कह रही थी कि सरकार की तरफ से, बीजेपी की तरफ से ये कहा गया है कि छोटी अवधि का डिस्कशन करो मणिपुर पे, 2 घंटे का। ये डिस्कशन कब होता है? जब कोई घटना होती है, किसी की तारीफ करनी होती है, कोई किताब आई होती है, कोई फिल्म आई होती है, किसी को पुरस्कार मिला होता है, कोई ओलंपिक में मेडल किसी का आया होता है, तब ये शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन पार्लियामेंट में होता है। क्या मणिपुर की जो घटना, जो वीडियो सामने आया, जो घटनाओं के विवरण सामने आए, क्या वो शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन के काबिल है कि सब कुछ चलता रहे, संसद में बिल पास होते रहें, हंसी ठिठोली भी होती रहे और उसमें बीच में शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन भी हो जाए कि मणिपुर में महिलाओं को निर्वस्त्र करके घुमाया गया? ये चाहती है सरकार। ये बताना चाहिए ना कि हम ये चाहते हैं। और विपक्ष क्या चाहता है कि सब काम रोककर आप मणिपुर पर चर्चा कीजिए, बिल्कुल, क्योंकि मणिपुर की घटना गंभीर घटना है। ये अंतर है। ये रूल के नंबर और रूल बुक में छिपने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। बताना चाहिए, अगर आपके अंदर हिम्मत है तो बताना चाहिए कि आके कि रूल 176 का मतलब ये है कि हम छोटी अवधि का डिस्कशन चाहते हैं और विपक्ष कहता है कि काम रोक कर डिस्कशन करो। बताना चाहिए कि हम ये चाहते हैं कि संसद का बाकी काम चलता रहे। सुबह संसद आए, कुछ और कोई प्रस्ताव पारित हो, कोई बिल पास हो जाए, कोई हंसी मजाक हो जाए उसमें, और उसके बीच में एक शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन भी हो जाए। तो राजीव जी, स्थिति बहुत ही गंभीर है इस देश की। और जहाँ तक इंडिया का नाम ना लेने की बात है, मैं आप यहाँ पे कह दूँ कि इंडिया गठबंधन का नाम तो इनको लेना पड़ेगा, 100 बार लेना पड़ेगा। आप चुनावी राजनीति में हैं, चुनावी राजनीति में आपको नाम तो लेना पड़ेगा। अच्छा, वो कोई छोटी कोई पार्टी नहीं है, वो 26 पार्टियों गठबंधन है जो अभी आगे जाके और बढ़ेगा भी। और वो 26 पार्टियां वो नहीं है कि आप कहीं से भी उठा लाए उनको, उनकी 11 जगह सरकारें हैं, बिल्कुल, बड़े नेता हैं उसमें। सारी वो पार्टियां जिनका राज्यव्यापी आधार है, उसके बीच में एक कांग्रेस है जो कि राष्ट्रीय पार्टी है, उसमें 3 राष्ट्रीय पार्टियां भी हैं। बेंगलोर में, भारत में 6 राष्ट्रीय पार्टियां हैं, उसमें 3 राष्ट्रीय पार्टियां बेंगलोर में थी। आप इंडिया गठबंधन का नाम नहीं लोगे, कैसी बात है? कौन सी राजनीति आप करोगे? बगैर नाम लिए आप राजनीति कर पाओगे? कि आप उसको यूपीए कहोगे? आप उसको कहोगे विपक्षी दल? तो ये तो चुनाव हार जाओगे आप इसमें भाई, क्योंकि वो गठबंधन तो रहेगा, उसको आप नकार नहीं सकते। जी, उसको कैसे आप नकार पाओगे जो सामने चीज दिख रही है? राजीव जी, जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जो सामने दिख रही है, जो गठबंधन है, उस गठबंधन का नाम है, और नाम आप नहीं लेंगे तो फिर कैसे चलेगा? और मोदी जी तो नाम ले रहे हैं पिछले दिनों लगातार, और नाम ऐसा कि वो किसी अलग अलग चीज़ों से जोड़ रहे हैं। खैर, आगे आने वाले समय में देखेंगे कि कौन किसका नाम लेता है, किसका नहीं लेता है। लेकिन शेक्सपियर ने कहा है कि नाम में क्या रखा है। और जनता जो है वो समझ रही है कि वोट आगे किसको देना है, इंतज़ार कर रही है। स्वामी जी, बकौल स्वामी जी, जनता इंतज़ार कर रही है कि आने वाला वक्त जो है जल्दी बीते और चुनाव की घड़ी सामने आए। सुनील जी, आपके पास आना चाहता हूँ। सुनील जी, कैसे देखा जाए सुप्रीम कोर्ट में मामला, और अभी कई सारे मामले, कल से अगस्त का महीना शुरू हो रहा है, और अगस्त का महीना ऐसे भी बहुत परेशानी देने वाला महीना सरकार के लिए होने जा रहा है, लोग बता रहे हैं। लेकिन इस महीने में एक फेस्टिवल भी है, और वो है 15 अगस्त, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले से फिर से भाषण देंगे,
और पिछली बार महिला सुरक्षा का जिक्र उन्होंने किया था उसी लाल किले से। और लेकिन देश भर में और पिछले कई सालों में हम लोग देख रहे हैं, आंकड़े एनसीआरबी के सामने हैं, वो सब कुछ देख ही रहे हैं हम। लेकिन ज़रा आपसे सुप्रीम कोर्ट, सरकार और मणिपुर, इस पर चर्चा करना चाहता हूँ। आपसे समझना चाहता हूँ कि क्या लगता है, उम्मीद की किरण दिखाई देती है आपको, या नफ़रत इतना ज़्यादा हावी हो चुका है कि जो ट्रेन की घटना है, जिसका जिक्र हमारे बाकी साथी अभी प्रशांत टंडन जी भी कर चुके हैं, कि ट्रेन में जो आज घटना घटी है, वैसी घटनाएं और आने वाले समय में हम देखेंगे। और अगर ऐसा होता है तो कोर्ट भी क्या कर लेगा? कोर्ट तो बाद में, एक्शन के बाद कोर्ट का रिएक्शन होता है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जिसको पहले से रोका जा सकता है, और वो काम तो सरकार का होना चाहिए ना। सरकार सोई हुई दिखाई देती है। सरकार उन महिलाओं तक नहीं पहुंच पाती है और लिखित तौर पे कहती है कि नहीं पहुंच पा रहे हैं, इसलिए नहीं पहुंच पा रहे हैं क्योंकि वहां सिविल सोसाइटी का प्रतिरोध हो रहा है। कैसे देखते हैं आप? धन्यवाद राजीव जी। इन सभी घटनाओं को देखने का केवल एक ही नजरिया है कि सरकार फेल है। इन घटनाओं के प्रति एक ही दृष्टिकोण हो सकता है कि सरकार वही कुछ करना नहीं चाहती है। गवर्नेंस के नाम पर इसकी उपलब्धियां शून्य है। जिस रेलवे के मुलाजिम की घटना का हम उल्लेख कर रहे हैं, यह मणिपुर की घटना का एक छोटा रूप है। अगर आप समुदायों में इस तरह की खाई को बढ़ावा देंगे, वैमनस्य को बढ़ावा देंगे, अविश्वास को बढ़ावा देंगे, घृणा को बढ़ावा देंगे, तो इस तरह घटनाएं सामने आएंगी ही आएंगी। जिस बात को पूरा देश कह रहा है कि मणिपुर की घटना कानून व्यवस्था की घटना नहीं है, उस तरह की घटना नहीं है जिस तरह की घटनाएं राजस्थान, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, बिहार या देश के किसी कोने में हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात को यही कहा कि कोई भी व्यक्ति जो इस घटना को समझना चाहता है, वह इन घटनाओं की तुलना, मणिपुर घटना की तुलना अन्य राज्यों की घटनाओं से नहीं कर सकता। कि किसी भी राज्य में समूह एक दूसरे के खिलाफ नहीं है, समूह एक दूसरे की जान लेने पर उतारू नहीं है। यह एक तरह की अपराधी घटनाएं हैं, कानून व्यवस्था की घटनाएं हैं, और उसमें भी कुछ घटनाएं ऐसी हैं जो फर्जी हैं, जिसको साबित नहीं कर पाया कोई, जो दो लोगों के झगड़े हैं या हुए ही नहीं है। तो सवाल यह है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने जो कुछ भी कहा, कोई जवाब नहीं था सरकार के पास। क्या कोई यह व्यक्ति आज के समय में यह विश्वास कर सकता है कि सरकार कहीं पहुंचना चाहे वह नहीं पहुंच पाएगी? ये हुआ है कभी? तब अगर आप ये करने लगेंगे तब तो ढेर सारी चीजों के ढेर सारे एक्सक्यूज हैं। फिर तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जो निर्णय उसको लागू मत कीजिए कि इस मैं तो लोगों के बीच नहीं पहुंच पा रहा हूं क्योंकि उसका वहां विरोध बहुत हो रहा है। अगर विरोध हो रहा है तो विरोध को शांत करने की जिम्मेदारी किसकी है? सरकार की है। मणिपुर में जो कुछ भी हो रहा है, दो समुदायों के बीच में विश्वास की खाई को खत्म करने की जिम्मेदारी किसकी है? सरकार की है। लेकिन सरकार ही जब एक पक्ष में खड़ी हो जाएगी तो खाई कैसे कम हो सकती है? खाई को कम करती हुई सरकार की दिख रही है आपको? अगर इतने बड़े मसले पर, जिसपे सर्वोच्च न्यायालय इतना गंभीर है, वो ये कह रहा है कि हम समिति बनाएंगे और समिति में एक महिला जज को हम शामिल करेंगे, इतने बड़े मसले पर माननीय प्रधानमंत्री जी संसद में आकर के कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। क्या कभी हुआ है आज तक? इतनी बड़ी घटनाएं हो जाएं और किसी देश में, अपने देश में भी प्रधानमंत्री आके संसद को विश्वास में न ले, अगर संसद सत्र में चल रही है तो। और विपक्ष के ऊपर अपना टर्म डिक्टेट करे। संसद के ऊपर पहला हक विपक्ष का है, ये हम और आप नहीं कह रहे हैं, इसको महात्मा गांधी ने कहा है। और संसद को चलाने की जिम्मेदारी सरकार की है। दोनों सदनों के सभापति विपक्ष के संरक्षक हैं, सरकार के संरक्षक नहीं है वो। सरकार तो पूरे देश के संरक्षक है। हो क्या रहा है वहां? सभापति महोदय लग रहा है कि उनको सरकार, जो सरकार चाह रही है वही करना चाहते हैं वो। अगर सब विपक्ष इसमें ये मांग ही नहीं होनी चाहिए थी कि किस नियम के तहत नहीं होना चाहिए, शॉर्ट ड्यूरेशन हो कि लॉन्ग ड्यूरेशन हो। सरकार को ये कहना चाहिए कि जैसे चाहते हैं आप बहस कीजिए और इस समस्या का समाधान कीजिए। आज अगर विपक्ष के 21 पार्टियों के सदस्य जो संसद के सदस्य हैं, वह ये मणिपुर से लौट करके आए, तो सरकार को उनसे बैठ के बात करनी चाहिए थी। अगर आप उस समस्या का समाधान करना चाहते हैं
लेकिन उस समस्या को अगर आपने स्वतः क्रिएट किया हुआ है तो आप समाधान क्यों चाहेंगे? अगर आप एक पक्ष के साथ खड़े हुए दिखाई पड़ना चाहते हैं तो समाधान क्यों चाहेंगे? अगर पूरी घटना का आप राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं तो समाधान क्यों चाहेंगे आप? लेकिन समाज को बांट करके कोई राजनीतिक लाभ ले नहीं सकते हैं, संभव ही नहीं है। लगता है कि हम बहुत कुछ पालेंगे, ये हो नहीं पाता। एक छोटे से समूह को आप बरगला सकते हैं, छोटा समूह आपके पक्ष में जा सकता है, लेकिन पूरा का पूरा समुदाय आपके पक्ष में चला जाए घृणा के वशीभूत होकर के, ये न कभी हुआ है न कभी होगा जी। लेकिन जो सरकार का रवैया है वह बहुत ही निराशाजनक है, चिंताजनक है, क्षोभजनक है। सरकार से हम लोग सभी लोग उम्मीद करते हैं, सरकार इसी बात के लिए होते हैं, गवर्नेंस देने के लिए। सरकारें इस बात के लिए नहीं होती हैं कि चुप्पी साध लें, जो हो रहा है होते रहने दें, या उन तथ्यों को अलग तरह से लोगों के सामने रखें। अगर आज तक कुल 17 दिनों का सत्र है, ये संसद का सत्र 17 या 18 दिन, जिसमें से केवल आज का दिन अगर बीत गया तो हमारे ख्याल से 8-9 दिन बचे हुए हैं। उसमें विश्वास प्रस्ताव पर भी चर्चा होनी है लोकसभा के अंदर, जिसके आज तक आपने दिन तय नहीं किया। किस संसदीय मर्यादा का पालन कर रहे हैं आप? क्या लोकसभा में विश्वास प्रस्ताव आने के बाद लोकसभा की कार्रवाई संचालित करते रहना, बिलों को पास कराना, यह संसदीय मर्यादा है? जिस सरकार के खिलाफ विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत कर दे और लोकसभा के अध्यक्ष उसको स्वीकार कर लें, उसके बाद उस पर बहस की तिथि न तय हो पावे, या कभी आज तक इसको संसदीय मर्यादा है? नियमों के आड़ में कर सकते हैं आप, नियमों के अनुसार 10 दिन के भीतर चर्चा होनी चाहिए, लेकिन मर्यादा क्या कहती है? मर्यादा तो कहती नहीं। और आज तक आज एक 28वां अविश्वास प्रस्ताव है, क्या आज तक कभी हुआ है क्या? और किस प्रधानमंत्री ने ऐसी घटनाओं पर आकर के सदन को विश्वास में नहीं लिया? ये अपनी पार्टी के ही प्रधानमंत्री जी का संज्ञान ले लें। 2001 में इसी मणिपुर घटना को लेकर के अटल बिहारी वाजपेयी का रवैया क्या था? किस तरह से उन्होंने पूरे देश को विश्वास में लेने की कोशिश की। इस तरह की घटनाएं जब सामने आती है, आप याद कीजिए वो तहलका वाली घटना जिसमें रक्षा सौदों के घोटाले को लेकर के तमाम तथ्य सामने आए थे। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने आकर के लोकसभा में बयान दिया कि नहीं दिया, सरकार का पक्ष रखा कि नहीं रखा। उन्होंने तो नहीं कहा कि नहीं, बस इस विषय पर आप चिल्लाते रहिए, कुछ भी हम नहीं बोलेंगे। संसद की एक मर्यादा है, संसद इस देश के लोगों की प्रतिनिधि है। संसद बोलना मतलब लोगों के साथ बातचीत करना, लोगों के साथ। अगर इस देश के लोगों को ही आप विश्वास में नहीं लेंगे तो किसको विश्वास में लेंगे? तो न तो संसदीय मर्यादाओं का पालन हो रहा है, संसद सदस्यों के बीच के उठाए गए सवालों का आप जवाब दे रहे हैं, और एक अनाप शनाप बात। कौन विश्वास कर लेगा आपसे कि विपक्ष नहीं तैयार है बात करने के लिए? जो विपक्ष आप राज्यसभा में कितने सदस्यों ने अब तक, कितने सदस्यों की नोटिस मिल चुकी है अब तक? आज का संभवतः आज ये आंकड़ा कि 60 या 65 तो आज लोगों ने नोटिस दिया है। किस पे आप चर्चा कीजिए। लगातार जिस दिन से संसद का सत्र शुरू हुआ है, इस मुद्दे को लेकर के संसद सदस्यों की नोटिस मिल रही है राज्यसभा में, और अब लोकसभा में तो अविश्वास प्रस्ताव भी आ गया है, उसमें तो विस्तार से चर्चा होनी है। लेकिन न तो वहां भी आप चर्चा शुरुआत कर रहे हैं, चर्चा शुरू कब करेंगे ना उसका संकेत आप दे रहे हैं, और न राज्यसभा में चर्चा शुरू कर रहे हैं। राज्यसभा में अपने मन से कह देंगे आप कि हम तो अल्पकालिक बहस करने के लिए तैयार हैं। अरे मांग जिसकी है उसकी वो तो आप करेंगे ना, उसके अनुरूप तो आप निर्णय लेंगे, वो तो आप कुछ कर नहीं रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में जो कुछ हो रहा है वह सरकार के लिए भी चेतावनी है, और उन किसी लोगों के लिए चेतावनी है जो गवर्नेंस के जिनके ऊपर जिम्मेदारी है सुप्रीम, और जो लोग इस तरह की घटनाओं पर राजनीतिक बयानबाजी करते हैं। सरकार ने 6 मुद्दों पर उनसे जवाब मांगा है। आपके एफिडेविट से नहीं काम चलने वाला है कि जो आपने एफिडेविट दिया और सरकार सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया, और पूछा उनसे सब कुछ कि कितने FIR आपने जीरो से दाखिल किए हैं, अब तक कितने लोगों को आपने गिरफ्तार किया है, शांति बहाली के लिए आपने क्या किया है, जो लोग राहत शिविरों में रह रहे हैं उनके लिए आपने क्या किया है। तमाम तरह के 6 मुद्दों पर से एफिडेविट मांगा है, और कल ही मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने जो कुछ भी किया यह भी सरकार के लिए एक तरह का संदेश है। एक जो बात महाराष्ट्र की हो रही थी राजीव जी, जिसपे आपने कहा कि शरद पवार जी के ऊपर हम लोग जो बात करते हैं, निश्चित रूप से पुरानी घटना है, अरे पुरानी तिथि है, और शरद पवार जी विपक्ष के साथ ही रहेंगे। लेकिन कुछ घटनाओं का बड़ा असर पड़ता है। जैसे आप याद कीजिए, इसी लोकसभा में मुलायम सिंह जी ने कहा था कि मैं चाहता हूं कि दोबारा प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी जी। मुलायम सिंह यादव कभी भारतीय जनता पार्टी की राजनीति नहीं करते रहे। मुलायम सिंह यादव कभी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नहीं खड़े हो सकते थे।
सदाशयता में दिया गया बयान आज तक विपक्ष के खिलाफ प्रयोग में होता है। कई चीजें जो दिखाई पड़ती हैं उसका संदेश चला जाता है लोगों के बीच में। मुलायम सिंह जी कभी नहीं चाहेंगे, अब तो दिवंगत हैं वो, उन्होंने इस सांप्रदायिकता के खिलाफ अपनी पूरी जीवन लड़ाई लड़ी है और समाजवाद के लिए लड़ाई लड़ी है, सामाजिक जागरूकता के लिए लड़ाई लड़ी, सामाजिक न्याय के लिए लड़ाई लड़ी है। लेकिन सदाशयता में एक बयान उन्होंने दिया लोकसभा में, और यह बयान उनके मृत्यु पर्यंत भी विपक्ष का पीछा करता चला रहा है और उससे मुक्त नहीं हो सकता। शरद पवार आज तक अपने जीवन के उत्तरार्ध में है, वो उन्होंने कभी भारतीय जनता पार्टी के साथ राजनीति नहीं की है, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में कभी खड़े नहीं हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर कभी चुनाव नहीं लड़े हैं और न लड़ेंगे वो, जो अब तक का उनका राजनीतिक रिकॉर्ड है। मेरे जैसा व्यक्ति यही विश्वास करता है। लेकिन कई बार होता है कि तस्वीर जब बन जाती है तो उसके नैरेटिव बनने शुरू हो जाते हैं। जिस की चर्चा दीपक जी ने की, जिस घटना जिसमें उनको लोकमान्य तिलक जी के नाम पर पुरस्कार दिया जाना है, शरद पवार का उस कार्यक्रम में जाना ही एक नैरेटिव बनने का काम करेगा। मैं मानता हूं और मन से मानता हूं, तर्कों से मैं नहीं मानता। मेरा अपना गट्स फीलिंग है कि शरद पवार कभी भारतीय जनता पार्टी की राजनीति नहीं कर सकते अपने इस समय, उनको कुछ हासिल होने वाला नहीं है। मैं भी मानता हूं कि जो उनका जन समर्थक है, जो समर्थक वर्ग है, उनको छोड़ के चला जाएगा जिस दिन उन्होंने बीजेपी की राजनीति की, बावजूद इसको राजनीति नहीं करेंगे। लेकिन इस तरह के समारोह में शामिल होना, जिस समारोह में वह व्यक्ति मौजूद हो जिसका आप जी जान से विरोध कर रहे हैं और सर पे चुनाव है, उनके साथ मंच शेयर करना, यह एक अलग तरह का राजनीतिक संदेश देता है। मैं गलत हो सकता हूं, लेकिन मेरी समझ ये कहती है। और मैं यही केवल कहना चाहता हूं कि जब आप न चाहते हुए भी ऐसे किसी बयान, ऐसे किसी समारोह में आपकी उपस्थिति हो जाती है जिसका राजनीतिक फायदा उठाया जा सकता है, तो उसको लोग खूब फायदा उठाते हैं और खूब कोशिशें होती हैं। अगर आप विरोध में हैं तो विरोध में हैं, अगर आप ये कहते हैं कि नहीं साहब हम इस राजनीति और इस राजनीति में शामिल और इसी राजनीति का नेतृत्व करने वाले लोगों के खिलाफ मैं खड़ा हूं, तो मैं खड़ा हूं, अपना हाथ उठा के मैं कह रहा हूं कि मैं खिलाफ खड़ा हूं। तो जब आप खड़े होते हैं, हर तरह से खड़े होते हैं, तो फिर ऐसा कोई मौका आपको नहीं देना चाहिए जिससे यह नैरेटिव निकालने की कोशिश की जाए कि आप कभी भी इन लोगों के साथ भी आप खड़े हो सकते हैं। मोदी जी तो उनको गुरु कहते हैं अपना, शरद पवार जी को, कि हमारे राजनीतिक गुरु हैं वो, कितनी बार उन्होंने कहा है। लेकिन उस गुरुत्व को उन्होंने स्वीकार कभी नहीं किया कि हाँ मैं गुरु हूं उनका। शरद पवार जी को नरेंद्र मोदी से मिलने में कभी हिचकिचाहट नहीं रही, प्रधानमंत्री से हमेशा मिले, मिलकर उन्होंने कहा भी कि प्रधानमंत्री से हम नहीं मिलेंगे तो किससे मिलेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की राजनीति उन्होंने कभी नहीं की और उन्होंने हमेशा कहा कि मैं किस मुद्दे पर प्रधानमंत्री से मिला। उनकी मुलाकातों का किस तरह से फायदा उठाने की कोशिश की गई है, हम और आप सभी भली बात जानते हैं। ये तो खुले आसमान के नीचे एक समारोह होगा जिसमें प्रधानमंत्री जी आपके द्वारा सम्मानित किए जा रहे होंगे। क्या जिस व्यक्ति का आप विरोध कर रहे हैं, जिसको राजनीति में मुख्य धारा में आप देखना नहीं चाहते, सत्ता में नहीं देखना चाहते, उस व्यक्ति का आप सम्मान क्यों करने जाएंगे? सामान्य व्यक्ति मन में सवाल पैदा होता है। केवल इस लिहाज से बात जो चर्चा में है कि शरद पवार जी को वहां जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, मेरे जैसे व्यक्ति के समझ में कि इस तरह के किसी समारोह में नहीं जाना चाहिए जिसमें ऐसी पार्टी के नेता का महिमा मंडन हो रहा हो जिसके खिलाफ में आप खड़े हैं, जिसके सत्ता के खिलाफ आप लड़ाई लड़ रहे हैं। यह आज जो स्थिति पूरे देश में बन गई है, इस दौर में इस सरकार की पार्टी, इस पार्टी के नेताओं के खिलाफ जो संघर्ष की स्थितियां हैं, उसमें कहीं भी शिथिलता वो जनता के मन में एक तरह का शंका पैदा करेगी। यह लड़ाई जितनी गंभीर होगी, भारतीय जनता पार्टी और सत्तारूढ़ दल के सामने उतनी ही ज्यादा चुनौतियां खड़ी होती चली जाएंगी और किसी भी तरह का संशोधन और किसी भी तरह की नरमी इस पूरी की पूरी लड़ाई को कमजोर करेगी। जी आना चाहता हूं अमलेंदु उपाध्याय जी। अमलेंदु जी जुड़े हैं हमारे साथ। अमलेंदु जी, आपसे भी समझना चाहता हूं क्या कुछ देख रहे हैं आप। मणिपुर को लेकर के हम चर्चा कर रहे हैं हम कि जो कुछ चल रहा है देश में, उससे कहीं ना कहीं मोदी सरकार अब संकट में दिखाई दे रही है और अगस्त का महीना अब सामने है। अगस्त के महीने में बहुत कुछ होना है। 4 अगस्त को, अभी से ठीक 4 दिन बाद, राहुल गांधी के केस पर भी सुनवाई है और 15 अगस्त भी इसी अगस्त में ही है। मोदी जी इंडिया का नाम लेने से अब उनके लोग तो डरने लगे हैं, लेकिन मोदी जी इंडिया का नाम लेते हैं और क्विट इंडिया से लेकर इंडियन मुजाहिदीन तक बात करते हैं। ज़रा आपसे समझूं कि आपको लगता है कि मणिपुर का संकट जो है वो हल हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट के नकेल कसने के बाद?
अनम्यूट कीजिए आप। जी, सुप्रीम कोर्ट इस उलझी हुई गुत्थी को सुलझाने की कोशिश तो कर सकता है, लेकिन वो एक शेर है कि अहले दानिश ने बहुत सोच के उलझाई है गुत्थी, क्या उस तरीका कुछ है। तो जिसने ये गुत्थी उलझाई है राजीव जी, उसने बहुत सोच समझ के उलझाई है, और उसने छत्तीसगढ़ और राजस्थान का नाम जो है मणिपुर के साथ जो है वो यकायक नहीं ले लिया, और सिर्फ इसलिए नहीं ले लिया कि मणिपुर के साथ साथ छत्तीसगढ़ और राजस्थान की ये है उस पर चर्चा कराई जानी है। जो मॉडस ऑपरेंडी है राजीव जी, और इसके पीछे जो मुख्य उद्देश्य है, जो मुख्य मंशा है, वो असल में आदिवासियों को उनकी जमीनों से उखाड़ने की है, और उस पर एक लंबे उससे समय से काम चल रहा है। क्योंकि आदिवासियों को सरकार अगर उखाड़ती है खुद, तो सवाल खड़े होते हैं कि सरकार आदिवासियों पर जुल्म कर रही है, उसकी मंशा जाहिर हो रही है। तो इस तरीके के चक्रव्यूह रचे गए हैं कि जनता आपस में लड़े, और फिर डेमोग्राफी जो है वो विभाजित हो, और आदिवासियों के कब्जे में जो जंगल जमीन है उनसे आदिवासियों का कब्जा हटे। असली मंशा इसके पीछे ये है, और इसीलिए जो है इस तरीके की सारी रचनाएं हो रही हैं। तो अब सुप्रीम कोर्ट इसकी जो है केवल, मुझे लगता है कि जो कानून का पक्ष है, जो कानून व्यवस्था का पक्ष है, उस पर कुछ अंकुश लगा सकता है, सरकार को मजबूर कर सकता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट का जांच दल जाए तो सरकार को मजबूर करे कि वहाँ जो सरकार जो है राहत के काम करे, सरकार जो है वो पीड़ितों के पास तक पहुँचे, उनके पास तक सुविधाएं पहुँचे। ये सब काम तो सुप्रीम कोर्ट कर सकता है, लेकिन जो जहर घोला जा रहा है राजीव जी, और जो जहर घोल दिया गया है, उसको सुप्रीम कोर्ट किस तरीके से खत्म कर सकता है। तो सवाल ये है कि उस जहर को किस तरीके से खत्म किया जाए, और उसके पीछे जो मंशा है, जिस तरीके से वहाँ जो है वो सब चीज़ें चल रही हैं, उसको किस तरीके से खत्म किया जाए, उस पर जो मुझे लगता है कि विचार करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। जिस तरीके से इंडिया के सांसद मणिपुर से लौट कर आए हैं, उन्होंने वहाँ की जो भयावह परिस्थितियों का विवरण दिया है राजीव जी, वो पूरे देश के लिए एक चिंता का विषय है। वो सिर्फ जो है केवल इसलिए नहीं है कि सदन में मणिपुर पर चर्चा हो जाए, उससे कुछ हल निकल जाएगा। प्रधानमंत्री मणिपुर पर नहीं बोल सकते, प्रधानमंत्री मणिपुर पर नहीं बोलेंगे, और क्यों बोलेंगे जब उसके पीछे जो है सब कुछ हाथ जो है सत्तारूढ़ दल का समझा जाता है, और ये इशारे किए जाते हैं कि सत्तारूढ़ दल के इसके पीछे कहीं ना कोई कुछ ना कुछ हाथ है। आप वहाँ के मुख्यमंत्री को नहीं हटा रहे हैं, ना आप उसे बर्खास्त कर रहे हैं, ना आप वहाँ दूसरा कुछ काम कर रहे हैं। गृह मंत्री हमारा जो है मणिपुर जा नहीं रहा है, मध्य प्रदेश एक महीने में 3-3 बार चला जा रहा है। तो ऐसे में आप इस सरकार से क्या उम्मीद कर सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट मुझे नहीं लगता है कि इस पर जो है कुछ वो ज़्यादा काम कर पाएगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो है बस वो कानून व्यवस्था का जो पक्ष है उसमें थोड़ा सा एक अंकुश लगाने का काम कर सकता है। हालांकि जो कई तरीके से जो है वो सुप्रीम कोर्ट को दबाव में लेने की कोशिशें की जाती रही हैं, और वो साफ साफ आ रही है। मतलब सरकार की तरफ से जो दबाव होते हैं वो भी साफ देखे जा सकते हैं, मंत्रियों के बयान देखे जा सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बयान देखे जा सकते हैं, सोशल मीडिया पर सीजीआई के खिलाफ जो है अभियान जो चले, हेट कैंपेन्स चल रहे हैं, उनको देखा जा सकता है। तो ये सब मिलाकर के राजीव जी उसी एक मॉडस ऑपरेंडी का एक हिस्सा है कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट पर दबाव बनाया जाए कि वो जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है मणिपुर में, जो दूसरा गुजरात बनाने की तैयारी है, दूसरा गुजरात मॉडल बनाने की तैयारी है, उसमें सुप्रीम कोर्ट बीच में आड़े नहीं आने पाए। ये एक संदेश देने की कोशिश की जा रही है, और मुझे लगता है कि उसमें अभी तक तो भारतीय जनता पार्टी जो काफ़ी हद तक कामयाब रही है, आगे अब कामयाब होती कि नहीं होती ये देखने वाली चीज़ होगी। क्योंकि विपक्षी दल जो है, इंडिया के सांसद जिस तरीके से गए हैं, वो चीज़ें वहाँ उन्होंने देखी हैं, उसको ला करके सारी दुनिया के सामने रखा है, और सारी दुनिया के अंदर राजीव जी वो चीज़ें जा रही हैं। भारत में सरकार चर्चा से बच सकती है, बच रही है, प्रधानमंत्री यहाँ सदन में आकर के बोलने से बच सकते हैं, लेकिन सारी दुनिया जो मणिपुर को लेकर के बोल रही है, प्रधानमंत्री सारी दुनिया का मुंह कैसे बंद कर सकते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी किस किस के खिलाफ जो है वो हेट कैंपेन चला सकती है। अब हेट कैंपेन की राजीव जी बात चली है, और जिस घटना का जिक्र किया जा रहा है कि साहब वो आरपीएफ का जवान जो है वो आता है और आकर के गोली मार के चला जाता है। राजीव जी असल में देखिए, जो सैन्य बल हैं, खासतौर से जो केंद्रीय सैन्य बल हैं, वो अभी तक समझे जाते थे कि सबसे ज़्यादा धर्मनिरपेक्ष जो सेक्युलर फोर्सेज हैं वो केंद्रीय फोर्सेज होती थी, और कहीं भी अगर दंगे होते थे तो सेंट्रल की फोर्सेज भेजी ही इसलिए जाती थी कि कहीं भी जातीय सांप्रदायिक तनाव हो तो केंद्रीय बल जाकर के वहाँ चीज़ों को शांत करें। मणिपुर का एक वीडियो वायरल हो रहा है राजीव जी, वहाँ जब वहाँ की पुलिस जो है वो जो केंद्रीय बल गए हुए हैं उनके साथ जो है वो हीला हुज्जत कर रही है, और वो बाकायदा बहुत सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। आपको याद होगा कि थोड़े दिन पहले एक सोशल मीडिया पे एक वायरल हुआ एक सीआरपीएफ का एक कंपटीशन था, और उसमें एक महिला कांस्टेबल जो है वो मानवाधिकारों के खिलाफ जो है बड़ी जोर शोर से भाषण दे रही है, और उसको हमारे जो आईटी सेल उसने बहुत उसको जोर शोर से प्रचारित किया था।
और बड़ी उस पर तालियां बजाई गई थी और कहा गया था साहब कि आतंकवादियों के क्या मानवाधिकार कार्य होते हैं। यानी कि ये एक जो है वो बनाने की कोशिशें की जा रही है, मानवाधिकार जो है वो किसी के होते नहीं हो, मानवाधिकार जो है वो सरकार के रहमो करम पे होते हैं। तो ये जहर जो राजीव जी बोया जा रहा है ये वो इन केंद्रीय बलों के अंदर भी पहुंच चुका है। ये घटना इस बात के जाहिर देती है। अगर सबक लिया गया होता उस लड़की का जो वीडियो वायरल हो रहा था सीआरपीएफ की जवान का, उससे कुछ सबक लिए गए होते, मुझे लगता है तो कुछ काम होता है। लेकिन सबक लेगा कौन? जो जिनको सबक लेना चाहिए था वही जब इस जहर को फैला रहे हैं तो सबक लेने का कोई सवाल ही नहीं है। तो जैसा प्रशांत जी ने कहा कि परिस्थितियां बहुत गंभीर है, निश्चित तौर पर परिस्थितियां बहुत गंभीर है और देश की जनता को ही इन परिस्थितियों से मुकाबला करना पड़ेगा। कोई बाहर से आकर के ये चीजें ठीक नहीं कर सकता है। जब तक कि जनता उसके खड़ी नहीं होगी, ये नहीं कहेगी कि विभाजन की राजनीति हमको नहीं चाहिए है, तब तक राजीव जी कुछ होने जाने वाला नहीं है। लेकिन कुल मिलाकर के सुप्रीम कोर्ट जो अपना कर सकता है, जो सीमा है, उसके अंदर वो प्रयास कर रहा है। जी राजीव जी, इस बीच एक ट्वीट देख रहा हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्वीट है। ट्वीट में प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि बेटियों के मान में चलो, गरीबों के उत्थान में चलो, दलित सम्मान में चलो, किसान का दर्द भी सुनो, हुंकार भरो। कांग्रेस के मौजूदा शासन ने जिस प्रकार वीर वीरांगनाओं की भूमि राजस्थान को बदहाली और बदनामी का दलदल बनाकर रख दिया है, जनता जनार्दन उससे जल्द छुटकारा चाहती है। राज्य के कुशासन को उखाड़ फेंकने का जन जन से ने जो संकल्प लिया है, उसे भाजपा की इस मुहिम से बहुत बड़ा बल मिलने वाला है। खैर, ये आप लोगों तक पहुंचाना था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये ट्वीट, और इस ट्वीट से आप समझ सकते हैं कि फोकस राजस्थान की तरफ करो। बेटियों के मान में चलो, गरीबों के उत्थान में चलो, दलितों के सम्मान में चलो, किसान का दर्द भी सुनो, हुंकार भरो, राजस्थान चलो। कुल मिला के ये है, मणिपुर की तरफ मत झांको। मणिपुर और राजस्थान की बात कर रहे हैं हम, और अभी आना चाहते हैं सीधे प्रोफेसर अखिल स्वामी जी के पास। लेकिन उससे पहले एक सूचना दोस्तों आप लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं। इस कार्यक्रम के ठीक बाद सत्यपाल मलिक का एक और इंटरव्यू, बहुत बड़ा खुलासा करने वाले हैं सत्यपाल मलिक। प्रशांत टंडन जी ने आज ही उनका इंटरव्यू आप सुनेंगे थोड़ी देर बाद। 8:45 बजे इस कार्यक्रम को जैसे समाप्त करेंगे, उसके बाद आप फिर से सत्यपाल मलिक को देखेंगे हमारे इसी चैनल पर ठीक इस कार्यक्रम के बाद। ज़रूर सुनिए, ज़रूर देखिए, और पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच शेयर भी कीजिए। सत्यपाल मलिक अगर मुंह खोलते हैं तो कुछ ना कुछ खुलासा करते हैं, और 2024 से पहले क्या कुछ बड़ा धमाका होने वाला है सब कुछ बताएंगे सत्यपाल मलिक उस कार्यक्रम में प्रशांत टंडन जी के साथ चर्चा में। तो उस इंटरव्यू को ज़रूर देखिए डीवी डायलॉग में। और इस चर्चा को अब आगे बढ़ाते हैं इस सूचना के साथ, और सीधा एक सवाल के साथ आना चाहता हूं। प्रधानमंत्री तो राजस्थान चलने की बात कर रहे हैं, लेकिन मणिपुर की तरफ न जाते हुए प्रधानमंत्री को, उनकी पार्टी को फायदा है क्या? क्या सब कुछ जानते हुए सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद, उसके बाद भी, और मणिपुर पर ना बोलना, सदन के अंदर सब कुछ जितनी सारी चीज़ें हो रही हैं उन सब को देखते हुए कई मीडिया जो उनके अपने मीडिया हैं वो उस पर भी मणिपुर के खिलाफ बातें आती रही हैं जो कुछ वहाँ हो रहा है, उसके बाद भी क्या स्वामी जी बीजेपी को सियासी तौर पर मणिपुर में जो कुछ हो रहा है उससे फायदा है? देखिए राजीव जी, मुझे ऐसा लगता है उनको ऐसा लग रहा है कि उनको फायदा है। आज मैं एक कार्यक्रम में गया था जो कि जहां पे 100 में से 90 लोग भक्त लोग थे, और उसमें 70% लोग ये कह रहे थे कि मणिपुर पे बोल के मोदी जी बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। तो उन्हें लगता है कि बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है, लेकिन जमीनी स्तर पर एक शिक्षक की तरह जो मैंने देखा है उनको बहुत ज्यादा हानि हो रही है। हालांकि आपने राजीव जी आगाह किया था कि हम लोग महाराष्ट्र पे और शरद पवार पे बात ना करें, लेकिन क्योंकि बात छिड़ गई थी मैं उसको पक्ष को थोड़ा क्लियर कर दूं। देखिए, ये जो कार्यक्रम हो रहा है ये रोहित तिलक कर रहे हैं, और रोहित तिलक बाल गंगाधर तिलक के खानदान के हैं और कांग्रेसी हैं, कट्टर कांग्रेसी हैं। ये कांग्रेस के एक सदस्य द्वारा आयोजित कार्यक्रम है। और राजीव जी, मैं भी अपने संस्कार बताऊं, जो मेरे हिंदू संस्कार हैं, जो मेरे सनातनी संस्कार हैं, मेरा दुश्मन भी अगर मेरे घर आ जाएगा मैं उसका अपमान नहीं करूंगा। और वो आ रहे हैं शरद पवार के महाराष्ट्र में, जो शरद पवार का राज्य है, महाराष्ट्र। वहां अगर देश का प्रधानमंत्री आता है तो उसका सम्मान करना ये भारतीय सनातनी और हमारी परंपरा है।
हम वो लोग नहीं हैं जो कि चीफ जस्टिस इंडिया को ट्रोल करें। हम वो लोग नहीं है जो किसी को भी ट्रोल करें। हम वो लोग नहीं है जो किसी बेटी और किसी नारी को भी क्योंकि विपरीत मानसिकता की है उसको ट्रोल करें। हम किसी को ट्रोल नहीं करते हैं। अगर हमारे देश में, मेरे घर में अगर कोई दुश्मन भी आएगा, मैं देखिए उस सिद्धांत को मानने वाला आदमी हूं। वैद्य की टेबल पे, ऑपरेशन थिएटर पे दुश्मन भी आएगा तो उसको एक वैद्य की तरह, डॉक्टर की तरह उसका ऑपरेशन करना चाहिए, जो पंच परमेश्वर की बात थी। मेरी क्लास में आईएएस का बेटा भी बैठे, वहां पे देश के सबसे बड़े उद्योगपति का बेटा भी बैठे और चपरासी का भी बैठा बेटे, सब वहां स्टूडेंट्स हैं, मैं टीचर हूं, मेरी क्लास है। ये प्रधानमंत्री देश के जा रहे हैं, शरद पवार ऐसा धोबी पछाड़ मारेंगे, मैं आपको, आपके श्रोताओं को बता दूं, इतना बड़ी दांव मारेंगे कि इतना नैरेटिव बना लें, ये अपने गोदी मीडिया के माध्यम से नैरेटिव बना लें, शरद पवार को जितना भी बदनाम कर लें। जिस प्रकार का शरद पवार दांव मारेंगे उनका तिलक लगाने के बाद, क्योंकि गंगाधर तिलक के कार्यक्रम में जा रहे हैं, और उसके बाद जो दांव मारेंगे और बंबई की जो मीटिंग होगी, सारा नैरेटिव धराशायी हो जाएगा। और शरद पवार, आप देख लीजिएगा, महाराष्ट्र के अंदर अगर 15 सीट भी बीजेपी और ये जो आपके शिंदे साहब हैं, इनका एक भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जीत गया तो बहुत बड़ी बात होगी। अजीत पवार के शायद 1-2 लोग जीत जाएं। आप देखिएगा शरद पवार ने जो दांव खेला है, पहले नैरेटिव बनाइए, उस नैरेटिव को ये धराशायी कर देंगे शरद पवार। जी जी, शरद पवार का जिक्र खैर अभी पिछले दिनों लगातार और हो रहा है। मेरा इसमें सिर्फ एक सबमिशन ये है कि हो ये रहा है कि इंडिया बनने के बाद ये नैरेटिव सेट करने की कोशिश हो रही है। आप याद कीजिए, जब प्रशांत टंडन जी, हम लोग थे वहीं बेंगलुरु में, और लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार और जयंत चौधरी, ये लोग वापस आ गए थे, और अखिलेश यादव भी आए थे वापस। ये लोग जल्दी वापस आए थे, और ये इसलिए वापस आए थे क्योंकि इन लोगों को एटीसी की तरफ से कहा गया था कि आपको इस समय, सबको इस टाइम दिया जाता है कि चूंकि चार्टर से आते हैं, अपनी विमान से आते हैं, अपने से प्राइवेट जेट से, तो उनको कहा जाता है कि आपको 2:50 पे उड़ना है, आपको 3:25 पे उड़ना है, आपको 3:45 बजे जाना है, और इस कारण ये लोग चले गए थे। लेकिन एक नैरेटिव सेट किया गया कि ये सब नाराज होकर चले गए, इसीलिए ये मंच पे दिखाई नहीं दिए। ये चूंकि हम लोगों के सामने की घटना है, कुछ चीज़ें फील्ड में रहने से जानकारी मिलती है, वही पहुंचाने की कोशिश करता हूं। और ये जो लोग नैरेटिव सेट करते हैं, एक जो मीडिया का दूसरा धड़ा है, और उनकी पोल खोलना ज़रूरी है यहाँ पे। और मेरा बस सबमिशन यही है कि हम उसमें ना बहें। यहाँ पर शरद पवार जो अभी आप कह रहे हैं, अभी आप नहीं कहते तो मैं कहता कि तिलक सम्मान क्या है और तिलक सम्मान कैसे दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बुलाया गया, जिनको तिलक सम्मान दिया जा रहा है वो भी आ रहे हैं, तो लेने वाला भी आ रहा है, देने वाला भी आ रहा है, और यहाँ नैरेटिव कुछ और सेट किया जा रहा है। उससे बाहर निकल करके हम सीधा आना चाहते हैं, एक जो मणिपुर की घटना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उसी राह पे चल रहे हैं जिस राह पे एक मीडिया चल रहा है, जिसमें कहीं से भी मणिपुर की बात ना आए, इंडिया की ऐसी तैसी हो जाए। इंडिया से मतलब भारत नहीं, इंडिया से मतलब 26 दलों का गठबंधन। प्रशांत टंडन जी, क्या लगता है आपको? वही सवाल आपके पास भी और बाकी हमारे तीनों साथियों के पास भी आकर के वही सवाल पूछना चाहता हूं। फायदा मिलता हुआ दिखाई देता है कि आज की तारीख में मणिपुर पे कुछ ना कह करके आप चलिए, अभी 1 तारीख को चलो राजस्थान देख रहा हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी हैंडल को वो किया है, शेयर किया है, और उसमें साफ साफ यही है कि 1 तारीख को राजस्थान चलो। इनको लग रहा है कि राजस्थान में इससे बहुत फायदा हो जाएगा। बेटियों के सम्मान की बात कर रहे हैं आप, पूरे देश की बेटियों के सम्मान तो कीजिए, लेकिन वहां की बेटियों का सम्मान क्यों नहीं कर रहे हैं? वहां की बेटियों को आज आपके कुछ नहीं तो सदन में आकर के माफी मांग लीजिए। दुख और क्रोध आप जतला रहे थे, आप अंदर आकर के दुख और क्रोध जतला लीजिए। वहां कह दीजिए जाकर के कि हाँ, मैं एक अकेला मणिपुर को देख लेने में के काबिल हूं, ये कह दीजिए। लेकिन आप ये तो नहीं कह रहे हैं। अगर ये नहीं कह रहे तो इसके सियासी क्या मायने हैं? इससे क्या फायदा हो रहा है मोदी सरकार को? देखिए राजीव जी, नरेंद्र मोदी एक संदेश देते हैं अपने समर्थकों को, और इस ट्वीट में उन्होंने 2 संदेश दिए हैं। एक संदेश उन्होंने चीफ जस्टिस को दिया है कि हमें आपकी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता,
हम राजस्थान ही कहेंगे। और बीजेपी आईटी सेल या बीजेपी आईटी सेल समर्थित मोदी जी के समर्थक लोगों ने 7 लाख ट्वीट करके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को गालियां दी हैं, उनके परिवार पर टिप्पणियां की हैं। और ये तब होता है जब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई ऐसा फैसला, कोई ऐसी टिप्पणी आती है जो सरकार को या मोदी जी को जो नागवार गुजरती है। तो ये इशारा है चीफ जस्टिस के इस बयान को, जो अभी आपने चर्चा की, सुषमा स्वराज की बेटी वहाँ मौजूद थी, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश की। सुप्रीम कोर्ट उनको रास्ते पर लाया कि आप इधर उधर की बात मत कीजिए, आप मणिपुर की बात कीजिए। क्या मणिपुर की महिलाओं को हम तब बचाएंगे जब सारी महिलाओं को बचा लेंगे? प्रधानमंत्री यही संदेश देना चाहते हैं अपने समर्थकों को कि हम मणिपुर की महिलाओं के साथ नहीं हैं। परोक्ष रूप से यही संदेश है। आप राजस्थान की बात करो तो बेसिकली ये पॉलिटिकल स्कोर है कि जहां विपक्ष की सरकार है वहां पे हम ये सब बातें करेंगे, जहां हमारी सरकार है वहां ये मणिपुर होता रहे। और इस बात की चर्चा राजीव जी कई बार यहाँ पे कर चुके हैं। सत्यपाल मलिक जी के साथ इंटरव्यू में भी इस बात की चर्चा हुई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये बात मानना मुश्किल है कि मणिपुर के उस वीडियो की खबर तब लगी जब हम लोगों को लगी, जब वो मीडिया में लीक हुआ। नहीं, वो इंटेलिजेंस एजेंसीज के पास रहा होगा और ये मानना बहुत मुश्किल है कि एजेंसीज ने इनको अपनी ब्रीफिंग में बताया नहीं होगा, एक से ज़्यादा बार बताया होगा। जी। दूसरी बात है कि आप विपक्ष का चर्चा ना करके, आपके कमरे में हाथी मौजूद है, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं एलिफेंट इन द रूम, और आप उसको अनदेखा कैसे करेंगे? ये कोई राजनीति है कि आप विपक्ष का नाम लेकर आप राजनीति नहीं करेंगे तो ये राजनीति कोई मतलब इस पे क्या चर्चा की जाए? ये कोई बहुत समझदारी की बात नहीं है। और ये कितनी समझदारी की बात है हम लोग देखेंगे। और दूसरी जो सत्यपाल मलिक जी के इंटरव्यू की बात है, उन्होंने कई नए खुलासे किए हैं, इशारा किया है कि कितना गंभीर हो सकता है 2024 का चुनाव, क्या क्या हो सकता है। बहुत डरावनी तस्वीर है, लेकिन उस इंटरव्यू को देखें जरूर। जी ठीक, अभी से 15 मिनट बाद आप इंटरव्यू देखेंगे। सत्यपाल मलिक पूर्व राज्यपाल के साथ एक बार फिर से इंटरव्यू किया है प्रशांत टंडन जी ने, और 2024 से पहले कौन कौन सी डरावनी तस्वीर है इस देश की, देश में क्या कुछ बड़ा धमाका होने जा रहा है 2024 से पहले, सब पर खुलासा किया है उन्होंने, सत्यपाल मलिक ने। तो इंटरव्यू देखना मत भूलिए, आज ही ठीक 15 मिनट बाद। आना चाहता हूं डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी आपके पास। हिंदुस्तानी जी, आपसे भी समझना चाहता हूं, क्या लगता है आपको मोदी जी की चुप्पी से फायदा है आगामी चुनाव पर? मोदी जी की चुप्पी न केवल उनके लिए बल्कि भारतीय जनता पार्टी के लिए भी घातक है। देश के लिए तो ये बहुत घातक है, लेकिन वो एक रियल व्यवहार उनका जो सदा से रहा है, गुजरात के दंगों के वक्त से जो व्यवहार उनका रहा है, वो यही है कि हम तो ऐसे ही हैं। और ये प्रवृत्ति जो है, वो प्रवृत्ति किसी भी लोकतांत्रिक नेता के पास, नेता के सामने, नेता के मन में कभी नहीं देखी जा सकती कि वो इस प्रवृत्ति का हो। लोकतंत्र में नेता, खासकर प्रधानमंत्री, सभी लोगों को साथ लेकर साथ चलने वाला होता है। पहले भी जितने प्रधानमंत्री हुए हैं, सब में ये बात रही, थोड़ी कम ज्यादा रही होगी, लेकिन कोई भी प्रधानमंत्री विपक्ष की इस तरह अवहेलना नहीं करता, किसी ने नहीं की, लेकिन इन प्रधानमंत्री ने की है। मुझे लगता है कि ये उनका व्यवहार अतिवादी है और वे हालात को समझने को तैयार नहीं है। दूसरी बात, वे हर मामले का राजनीतिकरण करना चाहते हैं। और एक प्रवृत्ति जो होती है एक अधिनायक की, कि हम तो किसी की बात सुनेंगे ही नहीं
और हमने जो कहा वही सत्य है, और हमारे राज्य में कुछ भी गलत नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, ये उनकी अवधारणा है, जो पूरी तरह गलत है। ऐसा नहीं करना चाहिए था उन्हें, और इससे उनका भी नुकसान है, पार्टी का नुकसान है, सबसे बड़ी बात लोकतंत्र का नुकसान है। लोगों के मन में ये विश्वास बैठेगा कि कभी इसी प्रणाली में कोई तानाशाह टाइप व्यक्ति भी प्रधानमंत्री बन सकता है जो लोगों की अनदेखी करेगा। तो ये सबके लिए घातक है, उनके खुद के लिए भी घातक है, लेकिन वो अभी समझने को तैयार नहीं, क्योंकि कहावत है विनाश काले विपरीत बुद्धि। राजीव जी। जी जी, विनाश काले विपरीत बुद्धि। लेकिन इस विनाश काले विपरीत बुद्धि से भी कुछ फायदा नजर आ रहा है क्या? क्या कहेंगे सुनील शुक्ला जी? क्या वही सवाल, मणिपुर पर चुप्पी, और चुनावी राज्य है राजस्थान, राजस्थान की बात कर रहे हैं, 1 तारीख को जयपुर चलो के नारे बुलंद करने की कोशिश हो रही है, लेकिन जो बात यहाँ आ रही थी, जो प्रशांत टंडन जी कह रहे हैं कि 2 मैसेज देने की कोशिश है कि मणिपुर पर चुप रहेंगे और राजस्थान पे बात करके हम आपकी भी अवहेलना करेंगे। सीधा आप कह रहे हैं कुछ और, हम कुछ और कह रहे हैं, जनता हमारी बात सुनेगी क्योंकि हम देश के सबसे पॉपुलर प्रधानमंत्रियों में से एक हैं। अगर हमारे डीएनए में डेमोक्रेसी है तो मणिपुर की घटना का कोई राजनीतिक लाभ नहीं मिल रहा है, बल्कि नुकसान हो रहा है। अगर हम वाइब्रेंट डेमोक्रेसी हैं तो कोई भी डेमोक्रेटिक समाज इस तरह की घटनाओं को बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर हम एक मजबूत लोकतंत्र हैं तो सरकारों का गैर जिम्मेदाराना रवैया आम आदमी को पसंद नहीं आ सकता। अगर लोकतंत्र में हमारी आस्था है तो सरकार के अपने दायित्वों से भागने को कोई भी आदमी माफ नहीं कर सकता। सवाल यह है कि आप राजस्थान की घटना का उल्लेख करें, बिल्कुल आप प्रधानमंत्री हैं, आपको उल्लेख करने का अधिकार है, लेकिन अगर उन घटनाओं में राज्य सरकार की वही लापरवाहियां सामने हैं जो मणिपुर में हुई हैं, आपका आदेश सर माथे पर, आपकी राजनीतिक मुहिम सर माथे पर। क्या राजस्थान की सरकार ने उस राज्य में महिलाओं के खिलाफ या किसी भी अपराध के खिलाफ हुई घटनाओं को लेकर के इस तरह की लापरवाही बरती है? आपको गंभीरता से इसको उठाना चाहिए। जिस घटना का आप उल्लेख करते हैं उस घटना में शामिल लोग किस राजनीतिक दल से संबद्ध थे, यह बात तो जांच पुलिस ने बताया था जी। उस राजनीतिक दल ने उन आरोपियों के खिलाफ अपने स्तर से कौन सी कार्रवाई की? कानूनन कार्रवाई जो हो रही है सो हो ही रही है। एक रीजनेबल टाइम के भीतर वो गिरफ्तार कर लिए गए और एक रीजनेबल टाइम के भीतर कोर्ट में उसमें चार्जशीट भी दाखिल कर ली गई। तो एक चीज जिसका कोई आधार नहीं है, जिसको लेकर के राज्य सरकार वहां सक्रिय है, जनता भी उन तभी तथ्यों से परिचित है, उस पर आप एक माहौल बनाने का प्रयास कर रहे हैं। तो बिना आधार के कौन सा माहौल बना लेंगे आप? और एक ऐसी घटना जो पूरी दुनिया की नजर में है, इस देश का सर्वोच्च न्यायालय, इस देश के 21 राजनीतिक दल, इस दुनिया के तमाम लोकतांत्रिक देश जिस मुद्दे पर लेकर के गंभीर हो चुके हैं और अपनी बात कर रहे हैं, उस मुद्दे पे आप बोलेंगे नहीं जी। तो दोनों तथ्य सामने है। क्या लोगों को ये बातें समझ में नहीं आती? अगर आप इस देश के लोगों को, जनता के प्रतिनिधियों को ही विश्वास में नहीं लेंगे, इस देश की सबसे बड़ी पंचायत को ही विश्वास में नहीं लेंगे, तो आपकी बात को कौन विश्वास करेगा? और कैसे इस बात को गंभीरता से लिया जाए कि जो आप राजस्थान में कर रहे हैं वो गंभीरता से आप कर रहे हैं, वहां आप राजनीति नहीं कर रहे हैं, राजनीतिक लाभ के लिए आप उस तरह के बयानबाजी नहीं कर रहे हैं। क्या राजस्थान में वही हालात है जो मणिपुर में है? क्या ये लोगों की समझ में नहीं बात आती? क्या राजस्थान की घटनाओं को लेकर आप खुद बताइए ना कि राजस्थान की घटनाएं अगर इतनी गंभीर थी जितनी मणिपुर की घटनाएं गंभीर हैं, तो भारतीय जनता पार्टी विपक्ष की पार्टी के रूप में राजस्थान में कौन सा माहौल खड़ा कर दिया था? बिल्कुल, कौन सा डेलीगेशन गया था वहां पर? लेकिन आज मणिपुर में तो इस देश के 21 राजनीतिक दल गए हैं। भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके सभी राजनीतिक दल वहां जो वहां से पीड़ित लोग हैं उनसे जाकर उन्होंने मुलाकात की, उनके साथ साथ अपनी संवेदनाओं को साझा करने का प्रयास किया। आप चुप्पी साध करके विषय की गंभीरता को कम नहीं कर सकते। आपको लगता है कि हम चुप रहेंगे तो लोग इस विषय को भूल जाएंगे। गंभीर चोट जब तक पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाएगा वो हरा होता ही रहेगा। और उस चोट को जो मणिपुर में लगी हुई है उसको सामान्य करने की कोशिश राज्य सत्ता की तरफ से कुछ नहीं हो रहा है।
न केंद्र सरकार की ओर से न राज्य सरकार की ओर से। अगर राज्य और केंद्र सरकारें दोनों ही इस विषय को लेकर इतनी गंभीर होती तो सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप करने की आवश्यकता ही नहीं थी। आज भी सुप्रीम कोर्ट में आप खड़े होकर कहते कि नहीं साहब हमने इतनी चीजें कर ली हैं, स्थिति हम सामान्य बहाल कर रहे हैं। क्या कितना हमारे पास 30-35 लाख जनसंख्या है मणिपुर की, 1 लाख वहां केंद्रीय अर्धसैनिक बल है। क्या इस राज्य के किसी देश में राज्य में ये स्थिति है क्या? क्या राजस्थान में इतने ही केंद्रीय अर्धसैनिक बल तैनात किए गए हैं? क्या छत्तीसगढ़ में इतने ही, इसके आधे भी तैनात किए गए हैं? कैसे किसी बात की इस तरह की तुलना कर सकते हैं आप? क्या राजस्थान के किसी जिले में, छत्तीसगढ़ के किसी इलाके में, मध्य प्रदेश के किसी तहसील में समूह, एक वर्ग, एक जात के लोग अपनी रक्षा करने के लिए सड़कों पर घूम रहे हैं? ऐसा तो नहीं है। दो अलग अलग चीजों, अपराध है। महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराध को तो कताब नहीं समर्थन किया जा सकता, बल्कि उसमें शामिल लोगों के खिलाफ गंभीर से गंभीर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन दो घटनाओं की तुलना करके आप अति संवेदनशील घटना के असर को कम नहीं कर सकते। जितनी गंभीरता से मणिपुर की घटना को लिया जाना चाहिए था, यह बहुत ही अफसोसजनक है कि न तो राज्य सरकार ने और न ही केंद्र सरकार ने इसको गंभीरता से लिया, और आज भी उसमें गंभीर नहीं है। और आप उस पूरे मुद्दे को लोगों का ध्यान हटाने का प्रयास कर रहे हैं। अगर संसद सदस्य संसद सदस्य जनता के प्रतिनिधि हैं, अब क्यों नहीं बहस करते? उसको नियमों में क्यों जा रहे हैं उसको कि नहीं थोड़े समय के लिए आप बातचीत कीजिए। क्यों थोड़े समय के लिए बात कीजिए? क्या वो विषय थोड़े समय पर बात करने के लिए है? क्या वो ऐसा विषय है कि 2-4 मिनट चर्चा करके, 1-आध घंटे चर्चा करके उसको छोड़ दिया जाए? ये तो संभव। अगर ये इतना ही 1-आध घंटे की चर्चा करने का विषय है तो आपने 1 लाख के अंदर सैनिक क्यों भेज दिया आपने वहां? क्या जरूरत थी? अगर ये विषय गंभीर नहीं है, वहां पे हालात इतने गंभीर नहीं है, तो इतने बड़े पैमाने पर रासायनिक बलों की तैनाती क्या उचित है? निश्चित रूप से विषय बहुत गंभीर है। देश की सुरक्षा का सवाल है। सीमावर्ती राज्य है वो, 3 देशों से उसकी सेवाएं मिलती हैं, तमाम तरह के अंतर्राष्ट्रीय खतरे हैं, और इस विषय को आप 2 घंटे में शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन के बहस खत्म करना चाहते हैं। और आप कहेंगे मैं गंभीर भी हूं। देश की सरहद को बचाने के लिए, लोगों के को एकताबद्ध रखने के लिए, देश को मजबूत बनाने के लिए, देश को 21वीं शताब्दी में ले जाने के लिए आप प्रतिबद्ध हैं, और आपका करतूत यह होगी। कौन आपकी बात विश्वास करेगा? आप किसी भी राज्य सरकार की आलोचना कीजिए, एक राजनीतिक दल के रूप में आपको हक है, लेकिन और उस अपनी इन आलोचनाओं से आप उन तथ्यों को अनदेखी मत कीजिए जो आपके खिलाफ भी लग रहा है। मणिपुर की घटना अति महत्वपूर्ण घटना है, और ये सभी के लिए महत्वपूर्ण है। सरकार को भी जितना सरकार की तरफ से जो इस तरह में लापरवाही दिखाई पड़ रही है, वो बहुत अफसोसजनक है। जी बिल्कुल अफसोसजनक है मणिपुर की घटना। क्लोजिंग कमेंट चाहूँगा दीपक जी। मणिपुर की घटना पे हम बात कर रहे हैं, बात हमने की जो ट्रेन में आज घटना घटी है उसकी भी बात हम कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में जो कुछ हुआ है उसकी भी, और हम बात कर रहे थे सदन के अंदर जो कुछ हो रहा है और सदन के बाहर जो कुछ चल रहा है। यानी सदन से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक कहीं ना कहीं मोदी सरकार की फजीहत तो हो ही रही है, ये माना जाए। जी राजीव जी, देखिए केवल 5 मिनट बचे हैं और एक बहुत महत्वपूर्ण इंटरव्यू जो है हम पेश करने जा रहे हैं। मैं नहीं चाहता कि बहुत लंबा समय लूं, लेकिन मैं 1 मिनट के अंदर ये बात खत्म करना चाहूंगा कि दरअसल मोदी अब ऐसी जगह पर पहुंच गए हैं कि जहां उनके पास न तो बोलने के लिए कुछ रह गया है, और अगर वो बोलेंगे तो और बड़ी मुसीबत अपने लिए खड़ी करेंगे। आप देखिए कि केवल 36 सेकंड जो है, जब उन्होंने अपना संबोधन दिया संसद भवन के बाहर आकर, उन्होंने एक दूसरा बवाल खड़ा कर दिया। तो मुझे ऐसा लगता है कि उनको अंदरूनी तरीके से भी ये समझ में आई होगी, या उनके यहाँ कुछ 2-4 समझदार लोग होंगे, उन्होंने कहा होगा कि अब आपको इसमें आगे नहीं बोलना है, क्योंकि अब संसद के अंदर कुछ भी बोलने का मतलब है अपने खुद के ही कपड़े उतारना। उन्हें सरकार की चिंता नहीं है या देश की चिंता नहीं है, उन्हें एक तो अपने आप को जो है वो बेनकाब कर देंगे, और साथ ही साथ उनके सबसे नजदीकी जो मंत्री हैं, ये अमित शाह के ऊपर भी एक तरह से समझिए कि उनका भी अयोग्यता का पर्दाफाश हो जाएगा। इसलिए खुद चाहेंगे कि अब जहां तक मौन रखा गया है, इसी मौन को जो है वो जारी रखा जाए। अपने आप को आगे फंसाने की वो कोई कोशिश नहीं करेंगे, और ये एक स्ट्रेटजी जो उनको मिली है, अब ये फायदा होगा कि नहीं होगा आगे की बात है, लेकिन इसके अलावा उनके पास और कोई चारा नहीं रह गया है कि वो दूसरे राज्यों को सामने खड़ा करें और बताएं कि वहां भी देखिए ऐसा 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 हुआ है। लेकिन हालांकि हम कह चुके हैं कि ये बात बड़ी हास्यास्पद है, लोगों को बात समझ में आ रही है और ये बात उनकी चल नहीं रही, लेकिन अब उनके पास यही एक चाल रह गई है जिसको वो लगातार इसी को कंटिन्यू करेंगे, ऐसा मुझे लगता है राजीव जी। जी
बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। मणिपुर की घटना सुप्रीम कोर्ट में हो चाहे संसद में हो, लेकिन जनता सब कुछ देख रही है और दुनिया के दूसरे संसदों में हमने देखा इसकी भर्त्सना हुई। लोग जो हैं दुनिया भर में मणिपुर को लेकर के चर्चा कर रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी को मणिपुर से ज़्यादा राजस्थान, छत्तीसगढ़ और दूसरे राज्य ये याद आ रहे हैं। देश में अमन हो, शांति हो, सुखी जीवन व्यतीत करें लोग और 15 लाख लोगों के जेब में आए और जितने वादे किए थे 2 करोड़ नौकरियां मिले और भी कुछ वादे किए, उन वादों को मोदी जी पूरा करें। अपने संसदीय क्षेत्र को क्योटो की तरह बना दें, गंगा जो है वो मैली है तो साफ़ कर दें और पेट्रोल डीजल की कीमत कम हो जाए, डॉलर के मुकाबले रुपया मजबूत हो जाए। ऐसी बहुत सारी बातें लोगों ने देखी थी, सुनी थी और उन बातों पर अब प्रधानमंत्री अमल करें। 100 स्मार्ट सिटी तैयार हो जाए और साथ साथ देश में चारों तरफ बुलेट ट्रेन ही चलती दिखाई दे। ये सब कुछ उन्होंने बताया था। नया भारत उन्होंने बताया था। इस नए भारत में मणिपुर भी है और मणिपुर जल रहा है, उसकी चर्चा लाजिम है, यहाँ करना ज़रूरी है और इसीलिए हम कर भी रहे हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया। स्वतः संज्ञान सुप्रीम कोर्ट को ऐसी बहुत तमाम चीज़ों पे जो मसले हो रहे हैं उस पर स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। लेकिन इस कार्यक्रम को समाप्त करने से पहले दोस्तों एक जानकारी आप तक पहले पहुंचा चुका हूं, फिर पहुंचा रहा हूं। अभी से 2 मिनट बाद आप देखेंगे प्रशांत टंडन जी ने एक बार फिर से सत्यपाल मलिक से इंटरव्यू लिया है। पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक जो जम्मू कश्मीर के भी राज्यपाल रह चुके हैं, बिहार के भी रह चुके हैं, गोवा के भी रह चुके हैं, मेघालय के भी रह चुके हैं। एक नहीं 4-4 राज्यों के राज्यपाल पूर्व राज्यपाल हैं, लेकिन जब बोलते हैं तो पूरी बात करते हैं, वो खुलकर अपनी बात रखते हैं। 2024 से पहले क्या कुछ होने जा रहा है, क्या एक बड़ा धमाका होने जा रहा है 2024 से पहले, सब कुछ सुनेंगे सत्यपाल मलिक की जुबानी और सवाल करते हुए, सवाल दागते हुए नजर आएंगे प्रशांत टंडन जी। तो बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं पहले आप तमाम साथियों का, डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी, सुनील शुक्ला जी, प्रशांत टंडन जी, डॉक्टर दीपक पाचपोर जी और अमलेंदु उपाध्याय जी, और साथ में हमारे 2 साथी जुड़े थे प्रोफेसर अखिल स्वामी जी और प्रोफेसर रविकांत जी। उन दोनों को भी बहुत शुक्रिया आप तमाम साथियों को। और आप तमाम साथी जो बने हुए हैं, आज आप लोगों के जो कमेंट हैं वो नहीं ले रहा हूं क्योंकि तुरंत अभी इसके बाद सीधे सत्यपाल मलिक का इंटरव्यू देखना है, सुनना है अपने को, और ज़रूर सुनिए उस इंटरव्यू को। इस प्रोग्राम को यहाँ समाप्त करता हूँ और सीधे दूसरा प्रोग्राम शुरू हो रहा है और उसके साथ आप ज़रूर जुड़िए। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ आप सबका और माफ़ी चाहता हूँ आज आप लोगों के कमेंट नहीं ले पा रहा हूँ, लेकिन आप सबके कमेंट जो है वो हमारे पास हमेशा सुरक्षित रहते हैं और उस पर हम बहुत गौर से बाद में भी देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं और कोशिश करते हैं कि उसका जवाब भी दें। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को, बहुत शुक्रिया। नमस्कार, गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब बखैर।